या बुक का जो फर्स्ट चैप्टर है आर्किटेक्चर, ये काफी इंपॉर्टेंट है आर्ट एंड से। तो ये जो चैप्टर है वो बहुत सारी मैक्सिमम 60% सिलेबस आर्ट एंड यहीं पर ही कवर। ओके। और फिर दूसरे चैप्टर्स हैं जैसा पेंटिंग है, लिटरेचर, ड्रामा और म्यूजिक। तो ये चैप्टर देख लेंगे, 6-7 ही चैप्टर है, बट काफी अच्छे है वो बुक में। और पीडीएफ भी है अपने पास, अ, मुझको बस एक बार याद दिलाना, मैं उसका पीडीएफ और कौन सा उसमें से पढ़ना है ये आपको मैं। ओके। अब सर हाँ, आपका वॉइस दूसरी और ब्रेक एक खुश था। बात। वॉइस ब्रेक हो रहा है, ये थोड़ा जी सर, समय। कुछ भी ठीक आ रहा है। एक मिनट ना। Assalamu alaikum sir, congratulations. नितिन सिंघानिया की बुक पढ़ना। हाँ हाँ, हाँ मैं ये बता रहा था, कल आईबी का रिजल्ट है। आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो असिस्टेंट सेंट्रल इंफॉर्मेशन ऑफिसर, उसका एग्जाम लास्ट ईयर उसका नोटिस आया था। और ये 3 राउंड में एग्जाम होता है, प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू, जैसा यूपीएससी का रहता है उसी तरीके से। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं और मेरे साथ के यहाँ पर 3 और बच्चे थे, हम 4 लोग यहाँ पे इसमें क्वालिफाई हो गए हज हाउस से। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप सर सबकी दुआ यूपीएससी कंडक्ट कराता है। है। ये कंडक्ट कराता है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। तो एमएचए की तरफ से पूरा प्रोसेस होता है। हमको टारगेट कर सकते हैं, खास तौर पे जो मतलब हम लोग कर रहे हैं फुल फोकस यूपीएससी, बट साइड में एक एग्जाम साथ में हम इजी कर सकते हैं। जैसा कि अभी आपका तेलंगाना का पीएससी है तो उसको टारगेट करो। फिर इसी तरीके से सीएपीएफ का एग्जाम आता है, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस, यूपीएससी लेता है, वैसा ही पैटर्न है, उसको आप टैकल कर सकते हैं। इसी तरीके से ईपीएफओ नाम का एग्जाम आता है, ईपीएफओ भी यूपीएससी ही कंडक्ट करवाता है, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। तो ये भी काफी अच्छी पोस्ट है, ये एग्जाम आप दे सकते हैं। और इसी तरीके से दूसरे एग्जाम्स हैं, फॉर एग्जांपल एसएससी सीजीएल नाम का एक एग्जाम रहता है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के ग्रुप बी सर्विसेज रहते हैं उनके लिए। तो वो एग्जाम भी काफी बच्चे तैयार करते हैं, जिनका इंग्लिश और मैथ अच्छा है वो बच्चे इसको ट्राई करना, एसएससी सीजीएल। ओके। और फिर इसी तरीके से जो यूपीएससी पैटर्न वाले जो एग्जाम रहते हैं, यूपीएससी पैटर्न पे जो स्टेट्स के पीएससीज हैं उनको खासतौर पे अटेम्प्ट करना है। फॉर एग्जांपल लाइक यूपी पीएससी, बीपीएससी, ओडिशा पीएससी। ओके। तो एक एक से दो एग्जाम हम आसानी से टारगेट कर सकते हैं, ऐसा डरना नहीं कि मतलब ये होगा तो ये निगलेक्ट हो जाएगा, ऐसा नहीं, थोड़ा सा कम वर्क दे देना, लेकिन वो हम कर सकते हैं। और क्या करना है, ऐसे जो एग्जाम्स रहते हैं तो एग्जाम से पहले पहले इनके कुछ खास चैनल आते हैं, यूट्यूब चैनल आते हैं या टेलीग्राम चैनल रहते हैं, तो उसको फॉलो करना। तो वो लोग पूरी अच्छी तरीके से मतलब गाइडेंस भी करते हैं और चीजें भी कवर करवाते हैं, तो इससे काफी। ओके। तो ये चीज भी आप लोग ध्यान में रखना। ठीक है। और कोई बात किसी को कहना है?
जी सर, सर माशाल्लाह आईबी का बहुत फॉर्म बहुत सर्विस होगी सर। आईबी का फॉर्म, अच्छा राइट देखो सर, आईबी ऑल इंडिया सर्विस है क्या? ऑल इंडिया सर्विस है। हाँ, मतलब ऑल इंडिया, मतलब ऑल इंडिया में कहाँ पर भी पोस्टिंग हो सकती है और वो रोटेट होते रहेंगे, इस तरीके से ऑल इंडिया है। वैसे ऑल इंडिया सर्विस अगर देखा जाए तो 3 ही सर्विसेज हैं जिनको हम ऑल इंडिया मानते हैं। एक आईएएस, आईपीएस और तीसरा इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। ओके, जो गवर्नमेंट के लॉ के हिसाब से ऑल इंडिया है। और जो आई सेंट्रल गवर्नमेंट, ये आती है सेंट्रल गवर्नमेंट के सर्विस में, और इसका भी पोस्टिंग ऑल इंडिया रहता है। ओके। ओके सर। हाँ, और कोई कुछ पूछ रहा था? ओके, तो ठीक है, फिर अभी हम अपना आज का एजेंडा ऑफ द डे, हमारा टेस्ट डिस्कशन अभी स्टार्ट करते हैं। सर हर साल जल्द कंडक्ट होती है कि सर ये एग्जाम आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो? हर साल नहीं रहती है ये, देखो जनरली 3 इयर्स में एक बार आती है। इससे पहले 17 में आई थी, और अभी इस 21 में आई थी। तो एक 2 से 3 साल की पीरियड में एक बार आती है। तो थोड़ा सा आप तो जुड़े हुए ग्रुप में तो हो, तो इंशाल्लाह जब भी आएगा ग्रुप में इंशाल्लाह हम लोग शेयर कर देंगे। ओके, जो भी अच्छे एग्जाम्स रहेंगे इंशाल्लाह हम पोस्ट करते रहेंगे ग्रुप पे, वो लोग वो आप अप्लाई करते रहेंगे। ओके, भले ही आप पढ़ाई करो मत, लेकिन इसको अप्लाई करते रहो। ओके, स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को? स्क्रीन दिख रही है? हेलो, जी सर, विजिबल है। सर स्क्रीन दिख रही है ना? जी सर। ठीक है, ठीक है, ओके। और मेरा आवाज भी आ रहा है? हाँ जी सर। ओके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, देखो इसको रीड करो। 3 स्टेटमेंट है। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा शॉर्ट शॉर्ट में लेंगे, पूरा रीड नहीं करेंगे। रीड करो। और एक ऑफिसर के बारे में बोला गया है पे, दिल्ली सल्तनत में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑफिसर था बोले। ओके, और दूसरा एक स्टेटमेंट दिया है। तो दिल्ली सल्तनत में सबसे इंपॉर्टेंट ऑफिस था दीवाने विजारत, जिसको वजीर कहते थे। ओके, अब कोई मुझको बताएगा मुगल्स में सबसे इंपॉर्टेंट ऑफिसर कौन था? मुगल्स में एनीबडी? बताओ कोई। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? रेवेन्यू डिपार्टमेंट ना सर? हाँ, रेवेन्यू को हेड करता था वो। नाम क्या था ऑफिसर का वो? उसका नाम मीर था, बख्शी। हाँ, मीर बख्शी उसका नाम था, ये याद रखना। लेकिन मुझको थोड़ा तकलीफ हो रही है, ये थोड़ा माउस से मैं कर रहा हूँ। ओके, हाँ। सर आपकी तो आवाज बहुत धीरे से आ रही है। आवाज का थोड़ा सा पता नहीं क्या इशू है। मैं थोड़ा सा लाउडली बोलने की कोशिश। ओके, आप लोग ध्यान से जी, सुनो। अब अभी आप बात कर रहे हो तो सीधे आ रहा है, जब आप क्वेश्चंस डील कर रहे हो ना तो बहुत धीरे से आ रही है। ठीक है, ठीक है, मैं ध्यान देता हूँ, मैं एकदम नजदीक ही हूँ लैपटॉप के। ओके, मैं थोड़ा लाउडली बात करता हूँ। ठीक है। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट ऑफिसर था मीर बख्शी था मुगल्स में। अब क्वेश्चन नंबर 2 हम देखेंगे। अमीर खुसरो के बारे में 4 स्टेटमेंट दिए हैं। ओके, तो अब देखो हिस्ट्री की जो फेमस पर्सनालिटीज हैं, तो उनका एक अप्रोक्सीमेट पीरियड सेंचुरी हमको पता रहनी चाहिए। ओके, जैसा कि यहाँ पे दिया है अमीर खुसरो के बारे में। अमीर खुसरो दिल्ली सल्तनत के पीरियड में था। वो डिसाइपल था सूफी सेंट निजामुद्दीन औलिया। ओके, और वो टाइम पे तुगलक डायनेस्टी थी। तो यहाँ पे स्टेटमेंट जो है, यहाँ पे इसमें एक मिस्टेक किया उसने। आमिर खुसरो ने बुक लिखा है तुगलकनामा, लेकिन ये फिरोज शाह तुगलक के ऊपर नहीं है, इट इज अबाउट गियासुद्दीन तुगलक। ओके,
आई बात समझ में? तो फिरोज शाह तुगलक ऐसा उसने दिया है, बट वहां पे क्या रहना चाहिए, गियासुद्दीन तुगलक। ठीक है, और बाकी के तीनों स्टेटमेंट सही है, इसको पढ़ लो एक बार। ओके, आवाज आ रही है मेरी? यस सर। हाँ, अब आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन है हमारा रामप्पा टेम्पल के बारे में, जो इस साल वर्ल्ड हेरिटेज साइट में ऐड हो रहे हैं, ऐसे साइट्स के बारे में हमको अच्छे से पढ़ना है। तो रामप्पा टेम्पल, ये पिछले साल इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट में ऐड किया गया था। एक रामप्पा टेम्पल था, दूसरी और एक साइट थी, कुछ दो साइट थे। ओके, तो इसके बारे में अच्छे से पढ़ो। ये आपके तेलंगाना स्टेट का ही है, तेलंगाना में है, और काकतिया ने बनाया था इसको। तो देखो यहाँ पे स्टेटमेंट 2 में ये 7th सेंचुरी नहीं है, 13th सेंचुरी है। और जो प्रिसाइडिंग डेटी है, इट इज लॉर्ड रामा। इट इज नॉट लॉर्ड रामा, इट इज रामलिंगेश्वर स्वामी। रामलिंगेश्वर स्वामी ये नाम है शिवा का। ओके, सो इट इज अ शिवा टेम्पल, नॉट रामा। सो आंसर हियर इज वन ओनली। तो यहाँ पे आंसर आएगा वन ओनली। ओके, आगे बढ़ते हैं। जैनिज्म, हम सब पढ़ते हैं जैनिज्म के बारे में। जैनिज्म में पंच महावर्ता बोल के एक डॉक्ट्राइन रहती है। यहाँ पर 5 चीजें दी हैं, वो चीजें आपको नहीं करना है, उन चीजों से बचना है। इसमें से 4 चीजें पहले से ही थी, एक चीज महावीरा ने ऐड की, जो 21st तीर्थंकर आते। तो पूछा है वो ऐसी कौन सी चीज थी जो महावीरा ने ऐड की थी। तो इसका आंसर है सी, ऑब्जर्व कंटिन्यूस, ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य मतलब मैरिज नहीं करना है। ओके, तो ये कंडीशन महावीरा ने ऐड की थी। ओके, 4th का सी आएगा आंसर। ये सिंपल सिंपल क्वेश्चन रहते हैं, थोड़ा सा इसको बार बार याद करना। अब देखो, इसमें पूछा मिडिवल पीरियड में, हमको पता है बहुत सारी बुक जो थे संस्कृत में ट्रांसलेट किया गया। तो ऐसे क्वेश्चंस में इंक्लूसिव अप्रोच रखना है। ओके, तो यहाँ पर वैसे 3 बुक दिए हैं, राजतरंगिणी, महाभारता, राग दर्पण। ओके, ये तीनों भी बुक्स को पर्शियन में ट्रांसलेट किया गया। सो इसलिए इसका आंसर आएगा 1 2 3। ऑल ऑफ दिस विल बी द आंसर। ओके, एम आई ऑडिबल? मेरी आवाज आ रही है? ओके, आई होप मेरी आवाज आ रही है आप लोगों तक। जी सर, आ रही है, कंटिन्यू करें। ओके, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। यहाँ पर एक जिक्र किया गया है सूफी सैंड का। ओके, मैं आपको सेशन के बाद बुक फॉरवर्ड करूंगा, नितिन सिंघानिया, वहां से सूफी और भक्ति मूवमेंट ये चैप्टर भी आप लोग पढ़ लेना, उसमें अच्छे से दिया हुआ है। तो चिश्ती सिलसिला सबसे इम्पोर्टेंट है। चिश्ती सिलसिले में जो स्टार्ट की जो 4 जो टीचर्स हैं, सूफी हजरात है, उनके नाम हमको पता रहने चाहिए। ओके, आप में से कोई बताएगा स्टार्ट के जो 4 सूफी सेंट थे उनके नाम क्या हैं? सबसे पहले कौन थे, फिर उनके डिसाइपल? ठीक है, मैं बताता हूँ। सर सबसे ख्वाजा पहले मोइनुद्दीन चिश्ती, चिश्ती। हाँ, उनके डिसाइपल कौन थे? एक उनके डिसाइपल थे सर फरीदुद्दीन गंज, और फिर उनके बाद आते निजामुद्दीन औलिया, जो बाबा फरीद जिनको बोलते हैं, जो 2nd नंबर वाले, उनके डिसाइपल थे। ये 3 ही याद है सर। आपने सही बोला। और एक 3। हाँ जी जी, बोलो। हाँ, नहीं सर, उसका मेरे को पक्का पता नहीं है, शेख अहमद फिर हिंदी या कुछ थे सर। ओके, ठीक है। तो देखो, आपने 3 नाम बराबर बताए। सबसे पहले ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह। ओके, इनके बाद जो दूसरे हैं, ये कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी हैं, जिनकी याद में कुतुब मीनार बनाए गए। फिर कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, इनके डिसाइपल हैं बाबा फरीद। बाबा फरीद, फरीदुद्दीन गंजशकर। और बाबा फरीद के डिसाइपल हैं शेख निजामुद्दीन औलिया। जो ये क्वेश्चन पूछा गया है वो शेख निजामुद्दीन औलिया है। ये बहुत ही फेमस थे, अभी भी बहुत फेमस है। इनकी बहुत बड़ी दरगाह भी है दिल्ली में। ओके, निजामुद्दीन बस्ती कहते हैं उसको। और फिर इसके बाद इनके डिसाइपल हैं निजामुद्दीन औलिया के बाबा ये नसीरुद्दीन चिरागे दिल्ली।
नसीरुद्दीन चिरागे दिल्ली, ये इनके डिसाइपल है। और ये चार हो गए। फिर इनके डिसाइपल हैं बाबा गेसुदराज, जो बाद में इधर नीचे साउथ में आते हैं गुलबर्गा में। ओके, ये याद रखना। ये 5 लोग चिश्ती हजरात हैं। शेख अहमद सरहिंदी, ये भी सूफी सेंट है, पर ये डिफरेंट स्कूल से हैं। ये है नक्शबंदी सिलसिले से। और इनका जो पीरियड था ये अकबर के कंटेम्प्ररी थे। ओके, याद रखना, ये अकबर के पीरियड में थे, तो इसलिए 6 का आंसर है ए। ओके, 6, क्वेश्चन नंबर 6 आंसर इज ए। क्वेश्चन नंबर 7, कुछ टर्म्स है उसके मीनिंग याद रखना है। जैसे यहाँ पर टर्म आते हैं, नृत्य, तो सबसे पहले प्योर डांस सीक्वेंस वेयर बॉडी मूवमेंट डू नॉट एक्सप्रेस एनी फीलिंग, सिर्फ डांस ही रहता है। जैसा गणपति के टाइम पे वगैरह फेस्टिवल में वगैरह लोग नाचते हैं, सिर्फ डांस करते हैं, उसको नृत्य कहते हैं, कुछ एक्सप्रेशन वगैरह नहीं रहता। नृत्य, दूसरा वाला जो नृत्य है, इसमें क्या रहता है, एक्सप्रेशन रहते हैं, डांस नहीं रहता, एक्सप्रेशन रहते हैं। जैसा कि मिस्टर बीन का आपने सीरियल वगैरह देखा हो, मैसेज, ये दोनों का एडिशन रहता है, नृत्य और नृत्य दोनों मिला के। तो इसमें क्या रहता है, डांस भी रहता है और ड्रामा भी रहता है, डांस प्लस एक्टिंग। जैसा कि यक्ष गाना आता, आपका कुचिपुड़ी है वगैरह, तो ये नाट्य में आते हैं। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा हमारा, इट विल बी, नृत्य पिच है, तो एक्सप्रेशनल मूवमेंट्स रहता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। आजीविका सेट के बारे में 3 स्टेटमेंट दिया है, इसको रीड करो, ये तीनों भी सही हैं आजीविका सेट के बारे में। अब यहाँ पर याद रखना, आजीविका, ये जीविका में बिलीव करते हैं। जीवी मतलब किस्मत, फैटालिज्म भी कहते हैं इसको। जो किस्मत में होगा वो होना ही है, ऐसे ये लोग कहेंगे। फिर बोलेंगे कि मतलब इसलिए आपको कुछ कर्म नहीं करना है, कुछ भी हम कर्म नहीं करेंगे, जो होना है वो तो होकर रहेगा। ओके, कर्म नहीं करेंगे मतलब सुस्त रहना, ऐसा नहीं है। ये लोग खुद को, अपने आप को एक्सट्रीम पेनांस में रखते थे, खुद को बहुत तकलीफ में रखते थे। जैसा जैनिज्म है, उससे भी ज्यादा एक्सट्रीम पेनांस आजीविका सेक्ट में। कोई बताएंगे इसका फाउंडर कौन था आजीविका सेक्ट का? हु वाज द फाउंडर ऑफ आजीविका? एनी गेस? एम ऑडिबल? जी सर, याद Yes, नहीं आ रहा, sir. लेकिन स्टार्टिंग में कुछ गौशाला नेम है उसका, गौशाला गौशाला समथिंग कुछ है सर। मक्खली गौशाला, नाम लिख लेना, मक्खली गौशाला, ये आजीविका सेट के फाउंडर। ओके, मक्खली गौशाला, ठीक है, ये याद रखना। ये बुद्धा के कंटेम्पररी थे, बुद्धा के भी, जीना के भी। ओके, क्योंकि सारे लोग कंटेम्पररी। और एक ऐसा ही और एक सेक्ट है जिसको हम लोकायत कहते हैं, लोकायत, जो खाओ पियो मजा करो जो बोलता है। तो उसके भी फाउंडर थे अजित केश काम्बिली, अजित केश काम्बिली। तो ये भी कंटेम्पररी थे इन लोगों के, याद रखना। इसके बाद जो क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा साइंटिफिक डेवलपमेंट के ऊपर है। तो ये पूछ रहा है, एंशंट इंडिया में इसमें से कौन सी चीजें पता थी? मेटलर्जी तो हमको आईवीसी से पता है, इंडस वैली, आयरन वगैरह ये सब यूज करते थे, ब्रॉन्ज। प्रोडक्शन ऑफ पेपर ये मिडिवल में आता है। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गन पाउडर ये भी मिडिवल में आता है। ओके, और मेकिंग ऑफ डाइज और पिगमेंट ये तो था, डाइज वगैरह कलर्स हम बनाते थे भीमबेटका केव से, अजंता केव से। तो यहाँ पर आंसर आएगा 1 और 4। पेपर मेकिंग का यहाँ पे हिस्ट्री दिया है। ओके, तो सबसे पहले जो पेपर मेकिंग है, एक बादशाह था जैनुल आबिदीन, ये कश्मीर के थे, 13th सेंचुरी में, इनके पीरियड में आता है। और दूसरी बात 14th सेंचुरी, हाँ, इनको अकबर ऑफ नॉर्थ इंडिया भी कहते हैं, अकबर ऑफ जम्मू, अकबर ऑफ कश्मीर भी कहते हैं, सुल्तान जैनुल आबिदीन को। ओके, इनका मिजाज अकबर जैसा ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th नंबर का, इसको पढ़ लो। इसमें से 1 और 3 रॉन्ग है। सती की प्रैक्टिस थी, उसको तिपाई आडल कहते थे वो पीरियड में। सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट, जो रिच नोबल्स
थे उनको एनआरडी, एनआरडी उनके लिए यूज नहीं होता था। एनआरडी क्या थे? कमांडर्स थे, आर्मी कमांडर्स को एनआरडी कहते थे। आंसर आएगा 2 ओनली। 1 और 3 रॉन्ग है, 2 इज करेक्ट। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पर पूछा है इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर में टेसलेशन और पेत्रा ड्यूरा, ये क्या था? पेत्रा ड्यूरा देखो ये क्या कर रहता था, आपके जो टाइल्स वगैरह है उस पे एक डिजाइन इनग्रेविंग करते थे और प्रीशियस स्टोन से वो इनग्रेविंग करते थे। मतलब ब्लू कलर के स्टोन, ब्राउन कलर के स्टोन उसमें जोड़ देते थे दीवारों में, उसको पियत्रा ड्यूरा कहते हैं। ओके, तो ये टेक्निक थी डेकोरेशन ऑफ सरफेस एंड वॉल्स। ओके, सो 11 का आंसर आएगा बी, डेकोरेशन ऑफ सरफेस एंड वॉल, याद रखना। 12th नंबर का क्वेश्चन मेसोलिथिक पीरियड के बारे में पूछा गया है। यहाँ पर देखो मेसोलिथिक पीरियड, इसमें छोटे टूल्स माइक्रोलिथ यूज किया करते थे। ओके, और सेमी सीडेंटरी सेमी परमानेंट लाइफ थी, मतलब कुछ साल के कुछ पीरियड एक जगह रुकेंगे, दूसरे पीरियड में माइग्रेशन करेंगे। पूरा कंप्लीट सेटलमेंट, परमानेंट सेटलमेंट कब आई, कौन से पीरियड में आई, कोई बताएगा? सीडेंटरी लाइफस्टाइल कौन से पीरियड में आई? एनी गेस? चालकोलिथिक तो चालकोलिथिक से पहले भी एक फेज आया है, जो पीरियड में एग्रीकल्चर का इन्वेंशन हुआ। एग्रीकल्चर कब आया? गेस करो, गेस करो। नियोलिथिक। हाँ, न्यूलिथिक। मेसोलिथिक के बाद जो फेज आता है वो न्यूलिथिक ही है। यहाँ पर डिस्कवरी ऑफ एग्रीकल्चर होता है, और एग्रीकल्चर के लिए आपको तो इधर रहना है ना, एक जगह रहना पड़ेगा, एग्रीकल्चर को, फार्म को मेंटेन करना रहता है। ओके, फिर तब जाके पूरी सेडेंटरी लाइफस्टाइल आ गई, याद रखो। तो यहाँ पे 1 और 2 करेक्ट है, 3rd इज रॉन्ग। ये मेसोलिथिक साइड कोस्टल एरिया में भी थे, जैसा टेरी है तमिलनाडु में। ओके, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 13, तो एक पेंटिंग का नाम दे मारू रागिनी, तो ये कौन से स्कूल से है? तो ये आती है मेवाड़ स्कूल। मेवाड़, मारवाड़, किशनगंज, ये सारे हैं राजस्थान में, राजपूत स्टाइल ऑफ पेंटिंग के टाइप्स हैं। नितिन सिंघानिया से वो पेंटिंग वाला चैप्टर थोड़ा सा देख लो, उसमें दिया इस बारे में। किशनगढ़ स्कूल, इसके ऊपर पीवाईक्यू पूछा गया था। बनी ठनी पेंटिंग है, एक फेमस पेंटिंग है बनी ठनी, वो है किशनगढ़ स्कूल से, याद रखना। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, गैलेक्टिक न्यूक्लियाई टर्म्स न्यूज में थी, तो किस बारे में? तो इसका आंसर सी है, फैक्चुअल है ये क्वेश्चन। पढ़ लो सी स्टेटमेंट को। सुपरमैसिव ब्लैक होल्स है ये, गैलेक्टिक न्यूक्लिया मतलब सुपरमैसिव ब्लैक होल्स, याद रखना इसको। सुपरमैसिव ब्लैक होल को ही गैलेक्टिक न्यूक्लिया कहते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 15, अलाउद्दीन खिलजी के बारे में कुछ स्टेटमेंट्स हैं, कोई बताएगा सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या था अलाउद्दीन खिलजी का? बताओ, सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज हुई अलाउद्दीन खिलजी के पीरियड में? किस लिए जाना जाता है? आवाज आ रही है मेरी? हाँ, एग्रीकल्चर रिफॉर्म तो ठीक है, वो तो मोहम्मद बिन तुगलक ने भी लाए थे, फिरोज शाह तुगलक ने भी लाए थे। मिलिट्री सर, उन्होंने मिलिट्री बनवाई थी, मिलिट्री स्टैंडिंग। रिफॉर्म्स, बराबर। चेहरा और दाग सिस्टम। ओके, ये था। और एक सिग्निफिकेंट रिफॉर्म था वो मार्केट प्राइस कंट्रोल। इन्होंने ये मैकेनिज्म लाया था कि मतलब दिल्ली में ये चीज का दाम इतना रहेगा, ज्वारी 10 रुपए किलो से मिलेंगी और शक्कर 15 रुपए किलो से मिलेंगी। तो ऐसा इन्होंने फिक्स की रेट किए थे। तो पीडीएस सिस्टम था वो टाइम का, ये सबसे इम्पोर्टेंट इनका रिफॉर्म्स था, तो उस बारे में यहाँ पर दिया।
तो यहाँ पर जो स्टेटमेंट 2 है ना, प्राइसेस ऑफ हॉर्स, इन्होंने देखो इंक्रीज इंक्रीज कोई भी प्राइस नहीं करता है। ओके, प्राइस कभी भी कम की जाती है या फिर स्टेबल की जाती है, और वो तो मिडिवल पीरियड है। ओके, तो यहाँ पर 2 स्टेटमेंट रॉन्ग है, बाकी 1 और 3 करेक्ट है। शाहनाई मंडी ऑफिसर था जो अपॉइंट किया गया था, मतलब देखने के देखरेख करने के लिए कि मतलब जितना जो प्राइस है जो प्राइस है गवर्नमेंट ने जितना बोला है उस पे ही चीजें का सेल हो रहा है कि नहीं उसको लिए। शाहनाई मंडी और दीवानी रियासत, ये 2 टाइप के ऑफिसर उसने अपॉइंट किए थे। ओके, अगर ये आप चीजें आपने पढ़ी नहीं है ना, तो इसको सीधा सीधा लूसेंट से पढ़ लेना। शॉर्ट शॉर्ट में दिया है, 40 से 50 पेज है, एंशियंट मिडल पूरा कवर होता है वो। ओके, मेरे को लेक्चर के बाद याद दिला दो, मैं आपको नोट्स भेज दूंगा लूसेंट के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, ये तापस नाम की स्कीम है। ओके, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है बोलते हैं, तो ये प्रोवाइड कोर्सेस इन सोशल डिफेंस फॉर कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ स्टेक होल्डर्स। तो उसलिए करंट अफेयर क्वेश्चन है, 16 का ए आंसर है। ओके, ज्यादा इसमें डिटेल में नहीं जाना रहता, बस किससे रिलेटेड है एक बार पढ़ लो, आगे बढ़ो। नेक्स्ट, चंद्रगुप्ता टू के कोर्ट में कौन लोग थे इनमें से? हमको पता है चंद्रगुप्ता टू के पीरियड में नवरत्ना थे। ओके, हरिसेना, ये था, कालिदासा भी था, सुश्रुत, सुश्रुत देख उसके पीरियड में नहीं था, सुश्रुत कोई दूसरे पीरियड में है, ये पहले था, चंद्रगुप्ता से पहले था, सुश्रुत और चरक। ओके, इसके पीरियड में नहीं थे। शुंगा कन्वा ये किसके तो पीरियड उसके कोर्ट में था, पर चंद्रगुप्ता के कोर्ट में नहीं था सुश्रुत। ये डॉक्टर था, सर्जन था, याद रखो। इसने किताब लिखी थी मेडिसिन पे, उसका नाम है सुश्रुत संहिता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, 3 स्टेटमेंट दिए हैं। ओके, पहले मुझको बताइए किसके बीच में हुआ था थर्ड बैटल ऑफ पानीपत? ये किसके बीच में हुआ था? मराठा और अफगानी। मराठा एंड हाँ, मराठा और अब्दाली, अब्दाली जिसको हम अफगान कहते हैं। ओके, तो यहाँ पर पहले 2 स्टेटमेंट तो सही है, नहीं, यहाँ पर पहला स्टेटमेंट सही है बस। मराठा आर्मी लेड बाय सदाशिवराव भाई, नंबर में अफगान आर्मी ज्यादा थी, एक है, और बेटर इक्विप भी थी। और क्योंकि मराठा बहुत दूर से आए थे ना, महाराष्ट्र से उतने दूर चले गए, नंबर भी कम था, उतना बेटर इक्विप भी नहीं थी। तीसरी चीज, राजपूत और सिख लोगों ने उनका साथ नहीं दिया मराठा का। ओके, सो 2 और 3 रॉन्ग है, 1 इज करेक्ट। 19, क्वेश्चन नंबर 19, मैच द पेयर्स बोला है। ये टर्म्स हैं, एंशंट और मिडिवल के कुछ टर्म्स आते हैं, मुझको सेशन के बाद ये याद दिलाना। मैं टर्म का एक अलग से पीडीएफ ही है, वो भेज दूंगा, उसको पढ़ लो, उसमें सारे टर्म्स कवर है। वेलालर लार्ज लैंड ओनर्स को कहते थे, उजवर ये नीचे दिया है प्लोमैन को, और अधिमाई स्लेव्स को कहते थे। ओके, ये टर्म्स है, याद रखो, आंसर 1 ओनली। मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में दिया है कि उनके उनसे रिलेटेड चीजें कौन सी है। तो शिफ्ट किए थे कैपिटल दिल्ली टू कोलकाता, इज इट करेक्ट? दिल्ली से कहां पर लेके गए थे कैपिटल, बताओ। सर वो तो साउथ में ले गए थे ना, दौलताबाद। साउथ में क्या नाम है जगह का? देवगिरी। हाँ, ओके, दिल्ली टू देवगिरी, दौलताबाद। सक्सेसफुल इन्वेजन ऑफ कराची एंड कंधार, इनका प्लान था इन्वेजन करने का कराची और कंधार को, लेकिन सक्सेसफुल नहीं रहता, अनसक्सेसफुल रहता है, तो इसलिए वो भी गलत है। और दीवाने कोई, एग्रीकल्चर का डिपार्टमेंट इन्होंने बनाया था, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर को दीवाने कोई कहते थे। तो स्टेटमेंट 3 इज करेक्ट, याद रखो। 21, यहाँ पर वैदिक पीरियड, लैटर वैदिक पीरियड 1000 टू 5000 1000 टू 600 बीसी, ये पीरियड की बात चल रही है। देखो फर्स्ट स्टेटमेंट बहुत ही एक्सट्रीम बोला है, सभा समिति विदत कंप्लीटली डिसअपेयर्ड हुए, ऐसा नहीं हुआ था, विदत चला गया था, सभा और समिति थे। ओके, और 2 और यहाँ पर सही है, 2 और 3 को एक बार पढ़ लो, वो सही है स्टेटमेंट। ओके, आगे बढ़ते हैं।
In India, the term Amara Bhandarwada Manya refer to अमरा भंडारवादा, आपने सुना होगा अमरा नायका सिस्टम विजयनगरा में थी। ये विजयनगर के लैंड लॉर्ड्स, फ्यूडल लॉर्ड्स थे, जमींदार थे वहां के। ओके, तो ये आती है चीज लैंड रेवेन्यू सिस्टम से रिलेटेड है। अमरा भंडारवादा मान्य, ये विजयनगर एम्पायर। ओके, याद रखना। ऐसा ही एकता सिस्टम थी दिल्ली सल्तनत में, और मुगल के टाइम मनसबदारी सिस्टम थी। ओके, याद रखो। 23 प्राकृत लैंग्वेज के बारे में दो स्टेटमेंट दिए। इट वाज अडॉप्टेड बाय जैनिज्म, ओके, इट वाज ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ सातवाहन। दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। प्राकृत एक बोली भाषा थी। संस्कृत जो थी, संस्कृत का ही एक वर्जन था प्राकृत। ओके, जो डे टू डे यूज हुआ करती थी। ओके, संस्कृत थोड़ा प्योर रहती है, प्राकृत में थोड़ा सा फोक टाइप में के वर्ड्स रहते हैं, बट वो संस्कृत का ही एक वर्जन है, याद रखना। 24 द्रविडियन स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर के बारे में कुछ स्टेटमेंट दिए हैं, शायद ये हमने डिस्कस किए थे। स्कल्पचर ऑफ द्वारपालास ऑन द गेटवे ऑफ टेम्पल, हाँ, ये फोटोज रहते हैं द्वारपाल। द्वारपाल मतलब गार्ड। मल्टीपल शिखरा राइजिंग टुगेदर एज अ क्लस्टर, याद रखना। जो शिखरा है, शिखरा जो रहते हैं वो नगरा स्टाइल में रहते हैं, शिखरा। और याद रखो, जो साउथ में जो शिखरा रहते हैं उसको विमाना कहते हैं, विमान। बट ये विमाना जो रहते हैं सेंट्रल डेटी के ऊपर ही रहते हैं। जनरली देखो जो टेम्पल्स हैं साउथ के एज वेल एज नॉर्थ, ये पंचायतना स्टाइल में है। पंचायतना स्टाइल मतलब बीच में सेंट्रल डेटी और आसपास में सब्सिडरी श्राइन्स रहते थे, 4 श्राइन्स, उसको पंचायतना सिस्टम कहते हैं। पर जो साउथ में क्या था, सेंट्रल डेटी के ऊपर भी शिखरा था, और जो आसपास के छोटे डेटीज हैं उनके ऊपर भी शिखरा बनाते थे। पर साउथ में ऐसा नहीं था। द्रविड़ा स्टाइल में जो विमाना रहेगा वो सेंट्रल डेटी के ऊपर ही रहेगा, जो सब्सिडरी श्राइन है उसके ऊपर विमाना नहीं रहता था। ओके, सो 2 आपका रॉन्ग हो गया। वाटर रिजर्वायर भी रहा करता था, और इमेजेस ऑफ मिथुना रिवर गॉडेसेस एट एंट्रेंस, ये नहीं था। तो इसका आंसर आएगा 1 and 3। ओके, याद रखना 1 and 3 विल बी द आंसर। आगे बढ़ते हैं। 25 सिंपल क्वेश्चन है। बादशाह मतलब ऐसे सूफी सेंट जो रिलीजियस प्रिंसिपल शरिया को एडहेयर करते थे, इस्लामिक लॉज को। बेशरा मतलब शरिया को फॉलो नहीं करते थे। चिश्ती सिलसिला बिलोंग टू बेशरा, चिश्ती नहीं, ये तो शरिया को फॉलो करते थे, इसलिए ये लोग बादशाह थे। ओके, आंसर आएगा 1 and 2। ठीक है, आई एम ऑडिबल? यस सर। हाँ, ओके। अब आगे बढ़ते हैं। 26 आर्किटेक्चर पे क्वेश्चन है, मिडिवल पीरियड का मुगल आर्किटेक्चर। Akbar was the first Mughal ruler who had time and means to undertake construction at a large scale. In this context, which of the following monuments were built by Akbar? बुलंद दरवाजा, ये दरवाजा है अकबर ने बनाया था। उसने अकबर ने एक सिटी बनाई थी फतेहपुर सिकरी, उसको उसने डोर लगाया था। ओके, जब अकबर गुजरात जीत जाता है तो गुजरात जीतने के बाद उसके मेमोरी में वो एक बड़ा दरवाजा बनाता है। इट इज लार्जेस्ट गेट इन एशिया, उसको बुलंद दरवाजा कहते हैं। मोती मस्जिद है आगरा फोर्ट। ओके, जो मोती मस्जिद है आगरा फोर्ट में वो बनाई है शाहजहां ने। ओके, मोती मस्जिद। और जो आगरा फोर्ट है, आगरा फोर्ट बनाया अकबर ने। ओके, तो मुझको बताओ आगरा सिटी किसने बनाया? हु वाज द फाउंडर ऑफ आगरा सिटी? सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी, यस, सिकंदर लोधी वाज द फाउंडर ऑफ आगरा सिटी। ओके, आगरा फोर्ट अकबर, मोती मस्जिद एट आगरा शाहजहां। अलाई दरवाजा, अलाई दरवाजा ये दिल्ली में है, ये अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया। और पंचमहाल ये भी एक 5 फ्लोर की बिल्डिंग है फतेहपुर सिकरी में, ये अकबर बनाता है। सो आंसर इसका आता है 1 and 4। सर वो एक मोती मस्जिद लाल किले में भी है। मोती मस्जिद इन लाल किला, हाँ, अब बताओ ये किसने बनाया? वो तो पहले औरंगजेब ने तो बनाया। बताओ लाल किला किसने बनाया? रेड फोर्ट किसने लाल बनाया? किला तो शाहजहां ने बनाया सर।
और लाल किला मोती मस्जिद, लाल किले में जो मोती मस्जिद है उसको औरंगजेब ने बनाया। औरंगजेब, बराबर। और जामा मस्जिद किसने बनाई दिल्ली की? वो भी शाहजहां ने बनाया। जामा मस्जिद शाहजहां ने। और मक्का मस्जिद हैदराबाद की? बताओ, ये सब पता रहना चाहिए हमको। ओके। मक्का मस्जिद जो थी हैदराबाद की, इसको बनाते हैं मोहम्मद कौली कुतुब शाह। ओके, मोहम्मद कौली कुतुब शाह, जिन्होंने चार मीनार बनाया है, सेम किंग बिल्ड, मतलब उन्होंने स्टार्ट किया था इसके वर्क को, मोती मस्जिद, मक्का मस्जिद हैदराबाद। ओके, याद रखना। नेक्स्ट 27, इंडस वैली के बारे में क्वेश्चन है। देखो, स्टेटमेंट 1 हमको पता है, इंडस वैली को हम ब्रॉन्ज सिविलाइजेशन भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे ब्रॉन्ज के टूल्स थे। तो ये जो डांसिंग गर्ल का जो फिगर मिला है, ये ब्रॉन्ज स्कल्पचर है। ओके, कॉपर का नहीं, ब्रॉन्ज है। और सेकंड स्टेटमेंट जो पॉटरी के बारे में है, वो सही है। सो आंसर आएगा 2 ओनली। ऐसे क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। ओके, कुछ ये समिट हुई थी, ट्राइलैटरल कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव, तो ये श्रीलंका में हुई थी। और श्रीलंका, इंडिया, मालदीव, ये तीनों मिलके लिए थे। ओके, ज्यादा सीरियस नहीं लेना ऐसे क्वेश्चंस को। आए ठीक, लॉजिक से सॉल्व करो, जमा ठीक, गलत हुआ कोई इशू नहीं। ओके, 29, क्यूसिम क्वांटम कंप्यूटर सिमुलेटर, ये किसने बनाया है? तो आईआईटी रुड़की और आईआईएससी बेंगलोर। ओके, ये लोगों ने बनाए हैं। 29B। 30, सल्व सुत्राज, ये टर्म आई है, ये क्या रहता है बोलो? तो सल्व सुत्राज, सुत्राज फॉर्मूले को संस्कृत में, हिंदी में सुत्रा कहते हैं। तो इससे थोड़ा सा गेस कर सकते हो। तो इसका आंसर है 1 और 2। पढ़ लो दोनों स्टेप। अल्टार, अल्टार क्या रहता है? फायर अल्टार कहते हैं इसको। कभी आपने हिंदू मैरिज वगैरह देखा है? हिंदू मैरिज वगैरह आपने देखा होगा, तो उसमें क्या है, बीच में ऐसा ये स्ट्रक्चर रहता है और यहाँ पे आग लगाते हैं वो लोग, बीच में वुडन से। ओके, यहाँ पे आग रहती है, इसके आसपास फेरे लेते हैं। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं? ये फायर अल्टार कहते हैं इसको। एंशंट हिस्ट्री में यज्ञ किए जाते थे, यज्ञ के टाइम ये फायर अल्टार में आग जलाते थे। तो इसकी पर्टिकुलर ज्योमेट्री है, हाइट कितनी रखना है, लेंथ कितनी रखना है, ब्रेड कितनी रखना है। ओके, तो इसके लिए सुतराज वगैरह रहते थे, वेदास में इसका मेंशन है। ओके, नेक्स्ट 31, एक नई बॉडी बनाई गई, कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट इन नेशनल कैपिटल रीजन एंड एडजॉइनिंग एरियाज। तो स्टेटमेंट वन बोला है कि इसको द एयर एक्ट के अंडर में बनाया गया, तो ऐसा नहीं है, इसका अपना सेपरेट एक्ट है। ये जो एक्ट है, यही नाम भी उसका वही है। ये ऊपर देखो जो हाईलाइट में लिखा है, तो ए एक्ट के अंडर में ये बॉडी को बनाते हैं, एयर एक्ट में नहीं है। और जो सेकंड है, ये सही है, वो रिप्लेस करेगा ईपीसीए को, इन्वायरमेंट पोल्यूशन कंट्रोल अथॉरिटी, इसको रिप्लेस करेंगे। पोल्यूशन कंट्रोल को एक और बॉडी है हमारे पास, जिसको हम कहते हैं सीपीसीबी, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। तो मुझको बताओ, ये किस एक्ट के अंडर में बना था? सीपीसीबी इज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर विच एक्ट? एनीबडी, कोशिश करो। सर वाटर पोल्यूशन एक्ट में बना है क्या 2010? अंडर वाटर एक्ट, हाँ, वाटर एक्ट 1974। 2010। ठीक है। 32, ऋग वैदिक रिलीजन के बारे में बोला है। देखो, पढ़ लो, दोनों स्टेटमेंट सही है। दोनों स्टेटमेंट सही है यहाँ पर। 33, दिल्ली सल्तनत में फोर्थ मुकद्दम पटवारी ये क्या थे? सिंपल क्वेश्चन, डी आंसर है।
पढ़ लो, विलेज फंक्शनरीज को वर्किंग कोऑर्डिनेशन विद मुक्ति। मुक्ति जो था, जो इक्ता जो था, इक्ता मतलब वो टाइम की जागीरदारी, तो इक्ता का जो हेड रहता था उसको मुक्ति कहते थे, याद रखो। (34) Which of the following temples were built by Cholas? चोलास ने कौन से टेम्पल बनाए? ओके, तो आंसर 2 और 3 है, बृहदेश्वरा, ऐरावतेश्वर। पापनाथा ये चालुक्य वेसरा ने बनाए थे, चालुक्य ने बनाए थे, चालुक्य, पुलकेशिन वगैरह जो हम पढ़ते हैं। बृहदेश्वरा किसने बनाया? बृहदेश्वरा टेम्पल किसने बनाया? किंग का नाम क्या है वो? एनीबडी? फेमस टेम्पल है ये पता रहना चाहिए। बृहदेश्वरा टेम्पल बनाया है राज राजा ने, और ऐरावतेश्वर बनाता है राजेंद्र वन, याद रखना, राजेंद्र वन। एम आई ऑडिबल? यस सर। हाँ ठीक है। अब श्वेतांबर दिगंबर, ये दो सेक्ट्स हैं जैनिज्म के, दोनों का कंपैरिजन दिया है। ओके, तो थोड़ा सा एक डिफरेंसेस पता रहना चाहिए। श्वेतांबर मतलब, श्वेत मतलब व्हाइट, जो लोग कपड़े पहनते हैं, व्हाइट क्लॉथ पहनते हैं, उनको श्वेतांबर। दिगंबर मतलब ये लोग कपड़े पहनते ही नहीं, ठीक है। दिगंबर थोड़ा सा कट्टर रहते हैं, श्वेतांबर थोड़ा सा लिबरल है। तो श्वेतांबर क्या बोलेंगे? वुमन का सैल्वेशन अचीव कर सकते हैं वुमन। दिगंबर बोलेंगे वुमन सैल्वेशन अचीव नहीं कर सकते, क्योंकि पूरे जो प्लेजेस हैं वो फॉलो करना पॉसिबल नहीं है वुमन के लिए। तो पहला स्टेटमेंट सही है, सेकंड स्टेटमेंट विल आल्सो करेक्ट। ओके, आंसर इज बोथ 1 and 2। 36, देखो दो स्टेटमेंट दिए हैं, रिमिशन ऑफ ड्यूटीज, टैक्सेस एंड एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट्स, इसके ऊपर और सीन इन द न्यूज, कंसिडर द फॉलोइंग। दोनों स्टेटमेंट सही है, पढ़ लो इसको एक बार। सेज वालों के लिए ऑलरेडी बहुत सारी स्कीम्स हैं, इसलिए उनको इसमें नहीं लिया गया है। 37, समहर्ता नाम का एक ऑफिशियल है, मॉरियन एज में था, तो वो रिस्पॉन्सिबल फॉर असेसमेंट ऑफ टैक्सेस, टैक्स असेसमेंट, जैसा वो टाइम का कलेक्टर समझो, रेवेन्यू कलेक्टर, उसको समहर्ता कहते थे, याद रखो। सातवाहन के बारे में कुछ स्टेटमेंट्स हैं, तो उसमें पहचानना है। तो देखो, कल्याण वाज द मेजर पोर्ट ऑफ सातवाहन इस ईस्टर्न को वहाँ, सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ मैं ये बोल रहा था, सातवाहना साउथ इंडिया में थे या नॉर्थ इंडिया में थे? साउथ इंडिया। महाराष्ट्र में। क्या करना, सातवाहना पीरियड कोई बताएगा मुझको, तो उन अप्रोक्सीमेट पीरियड। सर आपकी आवाज बहुत कट रही है, समझ में नहीं आ रही। पीरियड या आवाज अब ठीक आ रही है? नहीं सर, आपकी आवाज कट रही है। आपने जो भी बोला है कुछ सुनाई नहीं दिया। ओके, आप चेक करो। ठीक है,
नो सर, नॉट सर क्लियर। कोई साउंड आ रहा है। साउंड आ रही है क्या? जी आपकी आवाज नहीं आ रही है, कुछ साउंड आ रहा है। कैसे आ रही है सर? ओके ठीक है, ठीक, मैं तो सर लाउडली बोलता हूँ। देखो मैं ये बता रहा था, सातवाहना का जो पीरियड है 250 बीसी टू 250 एडी था। ओके, एक बार कंफर्म करो, आवाज आ रही है ना? यस सर। हाँ, 250 बीसी टू 250 एडी ये सातवाहना का पीरियड था। ठीक है, और जो कल्याणी था वो वेस्टर्न कोस्ट पे था, ना कि ईस्टर्न कोस्ट पे। अब नेक्स्ट 39, ये पूछ रहा है गुर्जर प्रतिहारा के बारे में। गुर्जर प्रतिहारा, ये जो डायनेस्टी है हम पढ़ते हैं ना, ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल। ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल ये था हमारा, देखो 750 टू 750 एडी टू 1000 एडी, ये फेज में ये ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल चला। तीन डायनेस्टी आपस में लड़ते थे, एक गुर्जर प्रतिहारा, दूसरा पाला और तीसरा राष्ट्रकूटास थे। तो ये तीनों के बारे में दिया है, और यहाँ पर तीन स्टेटमेंट है। तो फर्स्ट 1 and 3 आर करेक्ट, सेकंड इज रॉन्ग। जो स्टाइल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन था इट वाज बेस्ड ऑन कौटिल्य, ऐसा दिया है, पर वैसा नहीं था, ये गुप्ता और हर्षा के बेसिस पे था। गुप्ता और हर्षा याद रखना। पर इतना देखो, गुप्ता और हर्षा का किसके बेसिस पे था? तो आप थोड़ा सा और पीछे जाओगे तो कौटिल्य से आएगा, तो इनडायरेक्टली कौटिल्य का कहाँ ना कहीं रोल आ ही जाता है। तो ऐसे देखा जाए तो स्टेटमेंट 2 भी सही होना चाहिए। आंसर मतलब यूपीएससी जो जनरली जैसा यूपीएससी की थिंकिंग है वही हिसाब से 1 2 3 होना चाहिए। ओके, याद रखना इसको। पर वो एक्सप्लेनेशन में 1 and 2 3 दिया है, 2 नहीं दिया, बट 2 मेरे हिसाब से भी रहना ही चाहिए, क्योंकि डायरेक्ट इनडायरेक्ट रेफरेंस आ ही जाता है। ओके, जस्ट रिकॉर्डिंग चेक कर लेता हूँ। अच्छा ऑन है, हाँ। ओके, अब देखो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्स्ट वर रिटन बाय अश्वघोष। अश्वघोष ने कौन सी किताबें लिखी थी? तो सौदरानंद, बुद्ध चरित्र, मिलिंद पंत। अश्वघोष ये कनिष्का का कंटेम्प्ररी था, इसने बुक्स लिखी थी बुद्ध चरित्र और सौदरानंद। मिलिंद पंत उसकी नहीं है, तो इसका आंसर आएगा 1 and 2। याद रखना, आंसर इज 1 and 2। 41, क्वेश्चन नंबर 41 अभी हम देख रहे हैं। ओके, तो इसमें पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू ऋग्वैदिक कल्चर। तो ऋग्वैदिक कल्चर के कंटेक्स्ट में कौन सी चीज सही नहीं है? तो स्टेटमेंट सी है, slaves were given as a gift to be employed in agriculture or other producing activities। ओके, तो एक्सप्लेनेशन में देखो ये दिया है, slaves गिफ्ट देते थे प्रीस्ट को, बट मेनली वुमन एम्प्लॉयड फॉर डोमेस्टिक पर्पस। वो बोल रहे हैं एग्रीकल्चर के लिए, तो एग्रीकल्चर के लिए नहीं था, डोमेस्टिक पर्पस के लिए। ये तो ऋग्वैदिक हो रहा है ना, तो ऋग्वैदिक इगलिटेरियन पीरियड है, तो उसमें थोड़ा अच्छी चीजें थी, जैसा कास्ट सिस्टम नहीं था, वर्ण सिस्टम था, बेस्ड ऑन मेरिट बेसिस पे था, सती नहीं था, विडो रीमैरिज अलाउ था, चाइल्ड मैरिज नहीं होता था। ये सारी अच्छी चीजें ऋग्वैदिक में थी। और फिर लेटर वैदिक में ये सारे जो बैड सोशल थिंग्स है वो आते हैं, याद रखना इसको। 41 42, पैसेज दिए, एक स्तूपा का डिस्क्रिप्शन दिया है और उसके बारे में पूछा गया है ये कौन सा स्तूपा है। ओके, तो इसको रीड कर लो। ये जो स्तूपा है ये है सांची स्तूपा, जो मोस्ट फेमस स्तूपा है। ओके, आवाज आ रही है? यस सर। ओके, हाँ, तो ये सांची स्तूपा था। स्क्रीन भी दिख रही है ना? जी सर। हाँ, ये नीचे फोटो है सांची स्तूपा की, देख लो। ये प्रदक्षिणा पथ, ये नीचे वाला प्रदक्षिणा पथ है, और ये ऊपर वाला, ये वाला अपर प्रदक्षिणा पथ कहते हैं इसको, और ये नीचे वाला लोअर प्रदक्षिणा पथ। यहाँ इस साइड से लोग एंट्री करेंगे
और जो रोटेशन करते हैं ना इस टाइप में, तो ये इसको हम ऊपर से अगर देखेंगे तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसके तरफ रोटेशन करते हैं, प्रदक्षिण। आपने देखा होगा हज के लिए जाते हैं हाजी लोग, तो हाजी लोग कौन से डायरेक्शन में ये करते हैं, तवाफ करते हैं? एनी गेस? क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज। हाँ, एंटी क्लॉकवाइज। जो हज के लिए जो लोग जाते हैं वो एंटी क्लॉकवाइज करते हैं, मतलब ऐसा इस डायरेक्शन में। उसका पर्पस क्या है पता है? कि हम जब ऐसा करते हैं तो हमारी लेफ्ट साइड काबे की तरफ रहती है, और जो हर्ट है, हर्ट इज मोर इंक्लाइंड टुवर्ड लेफ्ट, तो हर्ट मोर क्लोजर होता है काबा के। ओके, एक सिंबॉलिक जेस्चर है, ठीक है, याद रखना इसको, ठीक है। नेक्स्ट 43, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब देखो 3 स्टेटमेंट दिए हैं यहाँ पर, ऑल द 3 आर करेक्ट। डेक्कन सुल्तान के बारे में वगैरह, तो ये लोग स्लेव्स वगैरह लाए करते थे एबिसिनिया, इथियोपिया से, अफ्रीका से। ओके, और ये लोग मतलब प्रोटेक्शन वगैरह दिया करते थे शिप्स को। और इसी तरीके से जो औरंगाबाद सिटी है, इसके जो फाउंडर है मलिक अंबर, ही वाज एन अफ्रीकन स्लेव। मलिक अंबर, याद रखना। बहमनी एम्पायर में इनका बहुत बड़ा रोल है। निजाम शाही ऑफ अहमदनगर, उसके ये पिलर थे, याद रखना। आंसर इज 1 2 3। 44, सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन, इसके बारे में कुछ स्टेटमेंट है। इट्स अ स्टैट्यूटरी बॉडी अंडर मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग। ओके, सही है, स्टैट्यूटरी बॉडी है, मिनिस्ट्री ऑफ आईएनबी में आती है, और ये एक्ट से बनी है, सिनेमाटोग्राफ एक्ट। और चेयरमैन एंड प्रेसिडेंट बोर्ड मेंबर्स आर अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट अपॉइंट नहीं करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट। मतलब एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, जैसे आप अभी सेंट्रल गवर्नमेंट बोले तो कैबिनेट सेक्रेटरी वगैरह वो लोग उनका साइन करके अपॉइंट करेंगे, मतलब प्रेसिडेंट की साइन नहीं रहेंगे, ठीक है, याद रखना। सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करता है चेयरमैन और मेंबर्स। 45, ये कुछ प्रिज्म नाम का इनिशिएटिव है। ओके, आंसर इसका डी है, पढ़ लो इसको। अभी एनपीए का वगैरह बहुत सारा इशू चल रहा था, तो इसलिए बैंकिंग सर्विलांस वगैरह उसके लिए फिर ये लाए हैं, स्ट्रेंथन कंप्लायंस बाय क्रेडिटर्स। क्रेडिटर मतलब जो लोग पैसा दे रहे हैं, मतलब बैंक्स वगैरह। ओके, मैं थोड़ा ब्लूटूथ कनेक्ट कर लेता हूँ, ब्लूटूथ से चेक करते हैं, मतलब आवाज थोड़ा सा बढ़ जाता है क्या। अब देखो आवाज कैसी है, आवाज क्लियर है? हेलो, यस सर, अभी सही है। चेक करना प्लीज। आवाज मेरी कैसी, आवाज क्लियर है? जी सर, क्लियर है। एम ऑडिबल? तो हम देख रहे थे, पेपर डिस्कस कर रहे थे हम लोग। हाँ, क्वेश्चन नंबर हम देख रहे थे 45 तो हो गया। 46, तो यहाँ पर देखो, एक कोई मैथमेटिशियन है, उनके बारे में डिस्क्रिप्शन दिया है। 12th सेंचुरी के मैथमेटिशियन है, और बीजापुर के थे ये। सिद्धांत शिरोमणि, ये किताब भी लिखी है, सिद्धांत शिरोमणि, ये नाम याद रखना। He also acknowledged that any number divided by 0 is infinity, and the sum of any number and infinity is also infinity. Okay, तो ये जो सर क्लियर नहीं है कुछ भी, ना वीडियो ना ऑडियो। ऑडियो वीडियो क्लियर नहीं? ओके, ठीक है, एक मिनट रुकिए। अभी चेक करना, आवाज आ रहा है मेरा? आई एम ऑडिबल? जी सर, आ रहा है। हाँ,
ठीक है, तो ये भास्कराचार्य जी थे जिनका मेंशन यहाँ पे किया गया है। ओके, अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 47, विथ रेफरेंस टू एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी इन हड़प्पन सिविलाइजेशन कंसिडर द फॉलोइंग। हड़प्पा में जो एग्रीकल्चर था उसके बारे में 3 स्टेटमेंट दिए हैं, तीनों भी स्टेटमेंट सही है, बस एक बार रीड कर लो इसको, जनरल स्टेटमेंट है, तीनों भी सही है। ओके, कोई डाउट रहा तो आप पूछ सकते हो। ऑल तीनों भी सही स्टेटमेंट है, जनरल। ओके, आगे बढ़ते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन महाजन पदार्थ के बारे में है। तो एक महाजन पदार्थ का मेंशन है, इट embraced the area occupied by eastern UP and capital Shravasti. It contained an important city called Ayodhya, which is associated with the story of Ramayana. It extended across both the banks of Sharyu river and North India, what is now in Nepal. ओके, अयोध्या के पास था, कैपिटल इसकी श्रावस्ती थी। ओके, तो ये कौन सा महाजनपद है? फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसका आंसर है कोशला। ओके, कोशला इज दिस। अवंती तो समझो एमपी में था, काशी ये वाराणसी के पास है। ओके, इसका मैं मैप बताता हूँ, मैप देख लो। ये हमारे महाजन पदार्थ हैं, कुरु, पंचाल, कौशला, मल्ला, वज्जी, अंगा, मगध, अश्मक, चेदी, वत्स, मत्स्य। ओके, और इनकी कैपिटल है। ओके, काशी, वाराणसी, मल्ला, पावापुरी, अंगा, चंपा। ये देखो यहाँ पे अवंती के 2 कैपिटल थे, अवंती यहाँ पर है एमपी में, उज्जैन और माहिष्मती। उज्जैन और माहिष्मती ये 2 कैपिटल थे अवंती के, याद रखना इसको। कौशला जो अभी था श्रावस्ती इसका कैपिटल था। ओके, और ये लिस्ट फॉर्म में यहाँ पे दिया गया है, इसको आप बाद में पढ़ लो। महाजन पदार्थ जो 16 महाजन पदार्थ थे उनके कैपिटल्स यहाँ पर दिए, थोड़ा सा 1-2 बार पढ़ लेने का। ओके, आगे बढ़ते हैं। बुद्धिस्ट फिलोसॉफी 2 टर्म यूज होते हैं, अनिका, अनंता। अनिका मतलब चेंजिंग और अनंता मतलब सोललेस, चेंजिंग एंड सोललेस। देखो जैनिज्म क्या बोलता है, जैनिज्म बोलेगा हर चीज में सोल रहता है। ओके, इंक्लूडिंग पत्थर, पेड़ पौधे, मिट्टी, कंकर, हर चीज में सोल रहता है, ये बोलेगा जैनिज्म। बुद्धिज्म बोलेगा कि मतलब सिर्फ लिविंग बीइंग्स में रहता है सोल, नॉन लिविंग बीइंग्स में सोल नहीं रहता है। ओके, याद रखना ये डिफरेंस है बेसिक। मेरी आवाज आ रही है? यस सर। हाँ, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, सुल्तानगंज बुद्धा के बारे में 3 स्टेटमेंट है। पहले फोटो देखो, सुल्तानगंज बुद्धा, ये बहुत बड़ा स्कल्पचर है एंशिएंट पीरियड का। ओके, पूरा फुल बॉडी स्कल्पचर है, और इसके बारे में पहले पढ़ लो। गुप्ता पाला ट्रांजिशनल पीरियड का है, गुप्ता पीरियड का, और कंप्लीटली मेड अप ऑफ कॉपर, और ये पीरियड में उसको बनाया गया 500 to 700 AD। 2.3 मीटर हाइट है, बहुत ज्यादा हाइट है, और वेट है इसका 500 kg। ओके, अगर आप क्लॉथिंग देखते हो तो पूरी टोटल क्लॉथिंग है, जुब्बा टाइप में है। ओके, और ये ट्रांसपेरेंट है। तो उसके बारे में 3 स्टेटमेंट दिए हैं, और तीनों भी सही है। लॉस्ट वैक्स टेक्निक ये यूज की गई थी, कॉपर से बनाया गया। और अभय मुद्रा, अभय मुद्रा मतलब ये जो राइट हैंड ऊपर करके फ्रंट फेसिंग, उसको अभय मुद्रा कहते हैं, ये अभय मुद्रा कहते हैं ये पोस्चर को, याद रखना इसको। ओके, लॉस्ट वैक्स टेक्निक क्या रहता है? लॉस्ट वैक्स टेक्निक मतलब जैसा आपने स्कल्पचर बनाते हो देखा है, जो लोग स्कल्पचर मूर्तियां बनाते हैं वो लोग क्या करते हैं, पहले मिट्टी में एक मॉल्ड तैयार करते हैं, मिट्टी में हैंड से एक मॉल्ड तैयार करते। तो ये लोग क्या करते थे, ये पहले एक
इसका मॉल्ट तैयार करेंगे, वैक्स वैक्स जो अगर मेनबत्ती वगैरह कैंडल कहते हैं हम उसको, कैंडल में जो वैक्स रहता है, वैक्स से एक मॉल्ट, कच्चा एक मॉल्ट तैयार करेंगे और क्या करेंगे उसको फिर साइड से मट्टी लगाएंगे, ठीक है। फिर बाद में उसको होल गिराकर हॉट मेटल पॉर करेंगे, तो जो वैक्स होगा वो तो पिघल जाएगा और उसके जगह ले लेगा आपका मोल्टन मेटल, और आपकी बाद में वो मूर्ति तैयार हो जाती है, उसको लॉस्ट वैक्स टेक्निक। इससे बनाया हुआ हर प्रोडक्ट यूनिक रहता है, क्योंकि आप एग्जैक्ट सिमिलर मोल्ड कभी भी नहीं तैयार कर सकते, क्योंकि हाथ से बना रहे हैं ना, तो ईच फिगर इज यूनिक। जो डांसिंग गर्ल का स्टैचू था हड़प्पा का, वो भी लॉस्ट वैक्स टेक्निक से ही बनाया गया था। आगे बढ़ते हैं। 51 टर्म्स दिए, डिस्क्रिप्शन दिए, ये तीनों भी सही है, पढ़ लो इसको एक बार। थोड़ा हार्ड टर्म्स है, सीरियस मत नहीं लेना है इसको, ऐसे ही पढ़ लो और आगे बढ़ो। 52 विजयनगर पीरियड के बारे में 3 स्टेटमेंट है, फर्स्ट 2 आर करेक्ट, थर्ड रॉन्ग है। थर्ड क्या बोल रहा है, एलिफेंट वाज द मोस्ट कॉमन एनिमल फाउंड इन टेम्पल पिलर्स, जो विजयनगर पीरियड के टेम्पल है, तो एलिफेंट नहीं था, हॉर्स रहता था वहां पे, हॉर्स बहुत ज्यादा डिपिक्ट किया गया था विजयनगर में, याद रखना। आगे बढ़ते हैं। 53 ओके, फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ एंशिएंट तमिस्कम, तमिलनाडु जो रीजन था उसको तमिस्कम कहते थे। इसके जो फिजियोग्राफिक डिवीजन थे उसको तीनई कहते थे। तो तीनई के बारे में कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं, तो इसको पढ़ लो, तीनों भी सही है, रीड कर लो एक बार, तीनों सही है, कुछ ज्यादा एक्सप्लेन करने जैसा है नहीं इसमें, फैक्चुअल है बहुत ही। ओके, तो इसका आंसर है बी 1 2 3। कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है, पर ये तीनों भी फैक्चुअल स्टेटमेंट है, इसको इतना ज्यादा फैक्चुअल को ज्यादा उसके पीछे नहीं भागना, रटते हुए नहीं बैठना है, पढ़ लिए आगे बढ़ ली। 54 एक फोक ड्रामा है तमिलनाडु, उसका डिस्क्रिप्शन दिया है। ओके, तो 3 स्टेटमेंट दिए और पूछा है कि ये फोक ड्रामा कौन सा है। ओके, ये आर्ट एंड कल्चर का पार्ट है, तो इसमें क्या बोल रहा है, 8 प्लेज रहते हैं बेस्ड ऑन लाइफ ऑफ द्रौपदी, द्रौपदी के ऊपर है, और एनुअल फेस्टिवल ऑफ रिच हार्वेस्ट के टाइम इसको परफॉर्म करते हैं, तो ये है थिरुकुतु। ओके, कुछ इलिमिनेट कर सकते हैं, जैसा मुडियट्टू, मुडियट्टू एक तमिलनाडु का है, दशावतार आई थिंक कोकन गोवा रीजन का है। ओके, और कृष्णाट्टम, कृष्णाट्टम तो कृष्णा के ऊपर रहेगा, तो ऐसा थोड़ा सा आप इलिमिनेट कर सकते हैं, इसका आंसर है बी, थिरुकुतु। मेरी आवाज आ रही है? एम ऑडिबल? सर ओके, ठीक है। 55 थिएटर और स्टेट, थिएटर मतलब जो प्लेज वगैरह रहते हैं, और स्टेट उनका मैच द पेयर पूछा है। भावई ये ओडिशा का नहीं, ये गुजरात का है भवाई। भावना आसाम का है, इसका और एक नाम है भावना का, अंकीय नाट भी कहते हैं इसको, अंकीय नाट। और मुडियट्टू ये कहाँ का है बताओ, ये तो फेमस है, मुडियट्टू कहाँ का है, एनीबडी, एनी गेस? मुडियट्टू केरला का है, और भावना कोई दूसरा नाम है अंकीय नाट, और क्या कहते हैं, अंकीय नाट कहते हैं, याद रखना इसको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 56 प्री हिस्टोरिक साइट ऑफ बेलन वैली, बेलन वैली प्री हिस्टोरिक साइट है, इसके बारे में कुछ स्टेटमेंट दिए हैं, इसको पढ़ लो, ये यूपी में है, और ये तीनों स्टेटमेंट सही है, इसमें तीनों फेज मिलते हैं, पैलियोलिथिक, मेसोनियो और डोमेस्टिकेटेड एनिमल के रिमेन्स भी मिले, और यूपी में है, सो इसका आंसर है ऑल ऑफ दिस, ऑल ऑफ दिस विल बी द आंसर।
ओके, सभी सुन रहे हैं ना? आवाज आ रही है मेरी सभी को? सर आ रहे। हाँ, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 57। मसत्तुवन किसको, मसत्तुवन, सेट्टी, सत्तावा, ये जो टर्म थे प्राकृत में, ये यूज किए जाते हैं मर्चेंट के लिए, याद रखना। मसुत्तवन, सेट्टी, सत्तावा, ये मर्चेंट, व्यापारी, बड़े व्यापारियों के लिए यूज होता था। 58, देखो एक डांस के बारे में। ओके, फोक डांस है और मार्शल ट्रेडिशन, मार्शल फोक डांस है। महाभारत रामायण से इसको लिया गया है और यूनेस्को लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल हेरिटेज का भी। इसमें कुछ अराउंड 14 साइट्स हैं इंडिया के। ये 14 साइट पूरे के पूरे इंपॉर्टेंट है। ओके, इसमें से एक है चाउ डांस, याद रखना। चाउ डांस और मार्शल डांस है। अभी लेटेस्ट एडिशन क्या है इसमें यूनेस्को लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल हेरिटेज? इंडिया का एक ऐड किया गया एक ट्रेडिशन इसमें, कोई बताएगा लेटेस्ट एडिशन क्या है? करंट अफेयर में, न्यूज में भी था वो, वेस्ट बंगाल में बहुत ज्यादा होता है। दुर्गा पूजा, दुर्गा पूजा को ऐड किया गया। ओके, याद रखना। सब लोग जागे तो है ना? आवाज नहीं आ रहा है किसी का? यस सर, जाके। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। 59, देखो 59 में अब ये मुगल वर्सेस मराठा बैटल के बारे में, जो ट्रीटी ऑफ पुरंदर होता है, साइंड बिटवीन रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मुगल एम्परर शाहजहां। पुरंदर की बैटल होती है औरंगजेब के पीरियड में। ओके, शाहजहां नहीं था, औरंगजेब था। और जो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मुगल रहता है वो मिर्जा राजा जयसिंह, ये थे। और शिवाजी हैज टू सरेंडर मेनी ऑफ 35 फोर्ट्स दैट ही हैड, ये सही है। तो 2 ओनली इज द आंसर, 1 इज रॉन्ग। 60, सवार और जद, ये मनसबदारी सिस्टम था मुगल के पीरियड में। अभी जैसा यूपीएससी का सिविल सर्विस एग्जाम रहता है, कलेक्टर वगैरह इससे बन जाते लोग, उसी तरीके वो पीरियड में मनसबदारी सिस्टम था। मनसबदार का मेन काम था आर्म फोर्सेस सप्लाई करना मुगल्स को, जब वॉर का टाइम है। ओके, तो जो मनसबदार रहते थे उनके जो डेजिग्नेशन रहते थे, अभी कैसा पे स्केल रहता है, पे स्केल 1 2 3 4, वैसा वो टाइम पे सवार और जत, जत रहता था, रैंक। जत बोले तो रैंक, ग्रुप ए सर्विस, ग्रुप बी सर्विस, ग्रुप सी, ग्रुप डी। तो जत मतलब उनका रैंक, सवार मतलब वो लोगों ने कितना आर्मी रखना है, सवार मतलब कितने घुड़सवार रखना है। ओके, तो उसको सवार कहते थे। तो यहाँ पर देखो फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। सवार पर्सनल रैंक, जज पर्सनल रैंक है और सवार कंटिजेंट, साइज ऑफ कंटिजेंट, तो सेकंड रॉन्ग हो जाता। थर्ड, दो अस्पासी अस्पा वाज एसोसिएटेड विद मनसबदारी, ये सही है। दो अस्पासी अस्पा ये जहांगीर ने लेकर आया था। अब क्या होता है देखो, अब ध्यान से समझो, अब यहाँ पे तुमको ध्यान देना होगा। दो अस्पासी अस्पा क्या रहता है? अब देखो, अगर मैं कहूं सवार किसी मनसबदार का सवार 500 है, इसका मतलब क्या हो गया? सवार 500 है, तो इसका मीनिंग क्या होता है बताओ कोई मुझको। मतलब 500 क्या करना है उसको, वो मनसबदार को 500, बोलो जल्दी। मेरी आवाज आ रही है? हेलो, आई एम ऑडिबल? यस सर। अच्छा अच्छा, हाँ। देखो, सवार 500 है मतलब क्या रहता है, मतलब वो जो मनसबदार है उसको 500 घुड़सवार रखना है। 500 घुड़सवार अपने अंडर में रखना है। और दो अस्पा में क्या करते हैं, 500 का डबल कितना, 1000, मतलब उसको और 500, वो मनसबदार को और एक्स्ट्रा 500 सवार रखना है। उसके लिए उसको सेपरेट से अलाउंस दिया जाएगा, एक्स्ट्रा खर्चा। तो इसको कहते हैं दो अस्पा, याद रखना। दो अस्पा, सी अस्पा मतलब और ज्यादा, 3 टाइम शायद से। तो ये जहांगीर ने लाया था, मतलब रैंक जत उतना ही रहेगा पर सवार बढ़ाए जाएंगे। ओके, तो ये था इसके बारे में। आगे बढ़ते हैं। 61, समुद्रगुप्ता के बारे में स्टेटमेंट्स हैं।
समुद्रगुप्ता, गुप्ता किंग था, फेमस गुप्ता किंग। तो फर्स्ट टू स्टेटमेंट करेक्ट है। थर्ड इज रॉन्ग। कालिदास चंद्रगुप्ता टू के पीरियड में था, चंद्रगुप्ता टू, नॉट समुद्रगुप्ता। सो थर्ड इज रॉन्ग, 1 and 2 आर करेक्ट। रीड कर लो 1 and 2 को, सही है। कोई मुझको बताएगा ये किसने लिखा था अलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन, इसका राइटर कौन था? हरिसेन। हरिसेन, यस। नेक्स्ट, जीआई टैग और स्टेट दिया, जीआई टैग पेंटिंग। मधुबनी बिहार की फेमस है। सोहराय खोर, ये छत्तीसगढ़ की नहीं है, झारखंड की। सोहराय खोर। और चरियाल पेंटिंग, चरियाल पेंटिंग है तेलंगाना की, वो सही है। ओके, याद रखना। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। 63 कृष्णदेव राय के बारे में, ही बिलोंग टू तुलुवा डायनेस्टी, सही है। ही वॉज कंटेम्प्ररी ऑफ बाबर, बराबर है, बाबर के कंटेम्प्ररी था। और बाबर ने अपने बाबर नामा तुजु के बाबरी में मेंशन किया है कि वो टाइम का ही वॉज द स्ट्रॉन्गेस्ट रूलर इन साउथ इंडिया, ऐसा कृष्णदेव राय का मेंशन किया है बाबर ने तुजु के बाबरी में। 64 पे आते हैं। ओके, एक बहामनी किंग के बारे में दिया गया डिस्क्रिप्शन। तो ये बहुत ही मतलब रिमार्केबल किंग था। इसको साइंस का नॉलेज था, कुरान का नॉलेज था, बॉटनी जोग्राफी का नॉलेज था। हिंदूज को उसने एडमिनिस्ट्रेशन में इंडक्ट किया। उसने विजयनगर रूलर देवराय के बेटी से भी शादी किया। तो ये था फेरोज शाह बहामनी, याद रखना, ही वॉज फेरोज शाह बहामनी। ओके, नेक्स्ट 65। आवाज आ रही है ना मेरी? एम ऑडिबल? यस सर। ठीक है। 65, women occupied very honorable position in विजयनगर सोसाइटी। ओके, डिस्पाइट दिस मेनी सोशल इवेंट्स प्रिवेल्ड। तो इसमें से कौन से सोशल इवेंट्स थे विजयनगर? अभी तो मिडिवल वेज है, तो सारे सोशल इवेंट्स रहेंगे। देवदासी भी था, सती भी था, कन्यादान भी था। देवदासी, ये जो डांस होते थे मंदिर में, मोहिनीअट्टम, भरतनाट्यम वगैरह, ये देवदासी परफॉर्म करते थे। ओके, तो ये सारी चीजें थी वहां पे। कन्यादान तो अभी भी मैरिज में जो होता है, पिता जो करता है कन्यादान, बेटी को दान देता है। ओके, ये अभी भी। 66 हड़प्पन साइट और इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स के बारे में। तो यहाँ पे याद रखना, इसका आंसर 2 ओनली आना चाहिए। लोथल डॉकयार्ड जो है लोथल में है, कालीबंगन में नहीं है। तो 1 और 3 तो गलत हो गया, 2 विल बी द ओनली करेक्ट। 67 म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं। स्ट्रिंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कौन सा है जिसमें स्ट्रिंग्स यूज करते हैं बोले? जैसा कि आपका ये रहता है, संतूर रहता है, वीणा रहती है। तो ऐसे सारंगी, बनाम, वायलिन, तो ये तीनों में यूज होता है, स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट है। ओके, गंधार स्कूल ऑफ आर्ट। एंशंट हिस्ट्री में स्कूल ऑफ आर्ट जब पढ़ते हैं तो 3 स्कूल ऑफ आर्ट बहुत फेमस है, गंधारा, मथुरा और अमरावती। तो गंधारा के बारे में यहाँ पर दिया है। फर्स्ट 2 स्टेटमेंट्स यहाँ पर करेक्ट हैं, थर्ड इज रॉन्ग। एक्सटेंसिव यूज ऑफ व्हाइट मार्बल, व्हाइट मार्बल का यूज अमरावती स्कूल में किया जाता था। वैसे सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पे डाउटफुल है। इलेबोरेट ऑर्नामेंटेशन यहाँ पे नहीं था, दरअसल ऑर्नामेंटेशन मथुरा में वगैरह होता था, यहाँ पर कम था। बुद्धा को योगिक पोस्चर में बता गया, मेडिएशन पोस्चर में, और ऑर्नामेंटेशन भी नहीं है। ओके, 69 गवर्नमेंट ने अभी ई श्रम पोर्टल लॉन्च किया था रजिस्टर करने के लिए ऑल द अनऑर्गेनाइज सेक्टर लेबर को, उसके बारे में स्टेटमेंट्स हैं। तो देखो ये 2 स्टेटमेंट सही है, उसको रीड करो। थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पे रॉन्ग है। ये इनिशिएटिव ऑफ मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस, मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस का इनिशिएटिव नहीं है, ये इनिशिएटिव ऑफ मिनिस्टर ऑफ लेबर है। ओके, मिनिस्टर ऑफ लेबर में आता है ई श्रम पोर्टल 1 and 2। कोई डाउट किसी को? एम आई ऑडिबल? मेरी आवाज आ रही है?
सर आ रही है ना? ठीक है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70, विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ तुगलक आर्किटेक्चर? तुगलक आर्किटेक्चर के फीचर्स कौन से थे? बिल्डिंग विद स्लोपिंग वॉल्स, वो टाइम पे मंगोल इन्वेजन्स बहुत हो रहे थे, तो इन्होंने स्लोपिंग वॉल्स के बिल्डिंग बनाए थे, उससे स्ट्रेंथ ज्यादा आती है, इसको बैटर कहते थे, BATTER यहाँ पर है। एक्सटेंसिव यूज ऑफ रेड सैंडस्टोन, तो ये लोग रेड सैंडस्टोन का यूज नहीं किए थे, ये लोग ग्रे सैंडस्टोन का यूज करते थे, ग्रे सैंडस्टोन। और बिल्डिंग्स हैविंग मिनिमम डेकोरेशन, डेकोरेशन पे कम फोकस था, फोकस स्ट्रेंथ पे था, तो आंसर है 1 and 3। 71, म्यूजिक, कर्नाटिक म्यूजिक के बारे में दिया है, तो यहाँ पर देखो 3 स्टेटमेंट है। कृतिस कंपोज बाय श्यामा शास्त्री आर प्रेज ऑफ गॉड्स, कामाक्षी ऑफ कांची, ऑल द 3 स्कॉलर कंपोज देयर कृति इन संस्कृत ओनली। देखो यहाँ पर बस आपको क्या करना है, एक्सट्रीम स्टेटमेंट को एलिमिनेट कर दो, ये बहुत ही एक्सट्रीम है, ये तीनों स्कॉलर ने संस्कृत में ही लिखा है बोलते हैं, तो इतना ऐसा इतना नहीं रहता है, इसको निकाल दो, आंसर आ जाएगा 1 and 3। त्यागराजा, मुत्तुस्वामी दीक्षितार और ये श्यामा शास्त्री, ये कर्नाटक के 3 फेमस पोएट्स हैं, सिंगर्स हैं, म्यूजिशियंस, याद रखना, त्यागराजा, मुत्तुस्वामी दीक्षितार और श्यामा शास्त्री। इसका आंसर आएगा 1 and 3। 72, नॉट करेक्ट ड्यूरिंग अर्ली मिडिवल पीरियड। सिंपल क्वेश्चन है, इसमें देखो जब आप स्टेटमेंट डी पढ़ोगे, देयर वाज नो स्लेवरी ड्यूरिंग दिस पीरियड, स्लेवरी तो एंशिएंट से चले आ रहा है, बहुत सारे जमाने से, तो वो स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा, 72 इज द रॉन्ग। 73, which of the following statement are correct with respect to कुचिपुड़ी क्लासिकल डांस? कुचिपुड़ी के बारे में इन्होंने बोला है, द म्यूजिक इन कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी ये आंध्रा तेलंगाना का डांस है, तो इसमें जो म्यूजिक है कर्नाटिक म्यूजिक, जो साउथ के डांस रहेंगे तो वहां पे कर्नाटिक म्यूजिक ही रहेगा। हमारे पास देखो 2 ही क्लासिकल म्यूजिक है, एक कर्नाटिक और दूसरा हिंदुस्तानी। हिंदुस्तानी म्यूजिक से एसोसिएटेड जो डांस है वो है कथकली, सॉरी कथकली नहीं है, वो आएगा आपका कथक, कथक। और जो बाकी के कथकली, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, यक्षगान, ये सारे के सारे रिलेटेड हैं क्लासिकल कर्नाटिक म्यूजिक से, ओके, याद रखना। और जो कुचिपुड़ी है ये ओडिशा का है, सॉरी आंध्रा वाला, ये ओडिशा का है। यहाँ पर एक स्टेप रहती है फेमस, जो डांसर रहता है, एक ब्रास प्लेट फुल ऑफ वाटर ऑन द हेड, एक सर पे हंडा रखकर ब्रास प्लेट, एक प्लेट पे डांस करता है, वो जो स्टेप है उसको तरंगम कहते हैं, इसकी फोटो देखना समझ में आएगा, तरंगम। और कुचिपुड़ी परफॉर्मेंस सोलो डांस, सोलो मतलब सिंगल, ऐसा नहीं ग्रुप में भी रहता है, सोलो भी रहता है, ग्रुप भी रहता है, तो 3rd इज रॉन्ग, 1 and 2 आर करेक्ट, तो 73 का आंसर आएगा 1 and 2। 74, नालंदा स्कूल के बारे में बोला है, नालंदा स्कूल ऑफ स्कल्पचर, ये मतलब बिहार में है, ओके, यहाँ पर 1 and 2 आर करेक्ट, 3rd इज रॉन्ग। The sculpture mostly depict Buddhist deities of Hinayan sect. नालंदा हीनयान का नहीं था, महायान का था, ओके, महायान सेक्ट को बिलोंग करता है, ओके। नालंदा यूनिवर्सिटी किसने बनाया था, कोई बताओ? एनीबडी? हर्षवर्धन मेरी था। आवाज कौन था? हर्षा के हाँ, पीरियड बोलो। में कुमार गुप्ता ने बनाए थे, कुमार गुप्ता, गुप्ता किंग था, इसने बनाया है। हर्षा के पीरियड में हुएनत्सांग आया था, उसने विजिट किया था नालंदा यूनिवर्सिटी, ही विजिटेड नालंदा, ओके, वो जो स्कॉलर ट्रैवलर था उसने विजिट किया था, ठीक है। इसके बाद 75 मुगल पेंटिंग्स के बारे में है, तो यहाँ पर देखो स्टेटमेंट 1 और 3 करेक्ट है। अब्दुल समद, मीर सैयद अली, ये हुमायूं के कोर्ट में थे। पोर्ट्रेट पेंटिंग गेन प्रोमिनेंट ड्यूरिंग औरंगजेब, तो ऐसा नहीं था, औरंगजेब ने तो ये पेंटिंग को बंद कर दिए थे, जहांगीर के पीरियड में फेमस हुआ था पोर्ट्रेट।
पोर्ट्रेट पेंट मतलब पोर्ट्रेट कहते हैं ना, ऐसे जो बॉक्स रहता है, एक पोर्ट्रेट रहेगा उसमें पेंटिंग कर देते किंग की, मतलब छोटी पेंटिंग। उससे पहले जो पेंटिंग्स थे वो मतलब फ्रेस्को वगैरह दीवार पे वो कर रहते थे, और जहांगीर ने छोटे पेंटिंग्स लेके आए, छोटे पोर्ट्रेट पेंटिंग है। ओके। 76 दो स्टेटमेंट है सुजलम कैंपेन के बारे में, और बोला है कि कौन से सही है, दोनों भी गलत हैं। ये ओडीएफ प्लस, ओपन डेफिकेशन प्लस, मतलब ओपन डेफिकेशन को खत्म करना है, टॉयलेट बनाना है, और टॉयलेट में क्लीनलीनेस रखना है। ओके। और मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अर्बन अफेयर, तो ये मिनिस्ट्री भी नहीं है, ये देखो यहाँ पर है सुजलम स्कीम 100 डेज कैंपेन, जल शक्ति के, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। और ओडीएफ प्लस स्टेटस अचीव करने के लिए, ओडीएफ प्लस मतलब टॉयलेट बनाना है और वहां पे क्लीनलीनेस सैनिटेशन भी मेंटेन करना है, उसको ओडीएफ प्लस कहते हैं। ओके। 77 लूसुंग फेस्टिवल, ये न्यू ईयर सेलिब्रेशन है सिक्किम का, लूसुंग। 78 भीमपेटका पेंटिंग्स के बारे में 3 स्टेटमेंट है, रीड कर लो, तीनों भी सही है, एक बार रीड कर लो। ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, एमपी में है। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट साइट है भीमबेटका। 79 डिजिटल पेमेंट इंडेक्स कंसिडर द फॉलोइंग, डिजिटल पेमेंट के बारे में कुछ स्टेटमेंट्स हैं। इट रैंक स्टेट बेस्ड ऑन एक्सटेंट ऑफ डिजिटलाइजेशन और रिलीज बाय नीति आयोग, ये पढ़ लो, समझ में आएगा। आरबीआई ने लॉन्च किया गया है, और डिजिटाइजेशन ऑफ पेमेंट अक्रॉस द कंट्री, और इसमें स्टेट की रैंकिंग वगैरह ऐसा कुछ है नहीं। ओके, सो दोनों स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 80, कल्चरल ट्रेडिशन और कैटेगरी। मल्लखाम, मल्लखाम ये मार्शल आर्ट है महाराष्ट्र की, टोपेट्री नहीं है। परीखंड ये मार्शल आर्ट है, और माच ये थिएटर आर्ट है। 2 और 3 सही है, 1 इज रॉन्ग। ओके, याद रखना इसको। नेक्स्ट, सुखेत मॉडल, ये न्यूज में था तो किससे एसोसिएटेड है, तो ये था सुखेत मॉडल, ये ऑर्गेनिक वेस्ट मैनेजमेंट, ऑर्गेनिक वेस्ट मैनेजमेंट के लिए सुखेत मॉडल है, याद रखना, रीड कर लो उसको, सुखेत मॉडल को। ओके। इसके बाद है मैच द पेयर्स पूछा है, रीजनल फोक म्यूजिक और स्टेट। अभी ऐसे बहुत नाम आएंगे, सबको याद नहीं करना, जैसे अभी 82 क्वेश्चन है, इससे पहले हमने ये देखी 80 नंबर का, ये सब याद नहीं करते बैठना, बस इसमें एक एक पता रहता है हमको, वो बेसिस पे आंसर निकालने की कोशिश करना। ओके, 82 बस नोट कर लो। सना लामोक ये मणिपुर का है, पोवाडा इज महाराष्ट्र, सोहार ये यूपी का है। ओके, सो आंसर यहाँ पे 2 ओनली आएंगे। नेक्स्ट, हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक के बारे में दिया गया है, उसके एक फीचर, प्रेजेंस ऑफ घराना, जो घराना है, जयपुर घराना, अजमेर घराना, लखनऊ घराना, किराना घराना, ये सारे जो घराना है ये हिंदुस्तानी म्यूजिक में है। कर्नाटिक म्यूजिक में घराना नहीं है। घराना मतलब ये लोग अपना अपना स्टाइल रहता है, कर्नाटिक म्यूजिक में एक ही स्टाइल है, उसमें इनोवेशन अलाउ नहीं है, वही स्टाइल में आपको सबको गाना है। इसमें पर्शियन अरेबिक एलिमेंट्स भी हैं, और जावली और कीर्तनम इसके पार्ट हैं बोलते हैं। जावली कीर्तनम ये कर्नाटिक म्यूजिक का है। यहाँ पर देखो, ये जो ऊपर की जो 3 लाइन है, इसको पढ़ लो, समझ में आएगा। हिंदुस्तानी म्यूजिक में ध्रुपद, ख्याल, तराना ये चीजें आती है, और तप्पा, ठुमरी, गजल, भजन ये सारे हिंदुस्तानी म्यूजिक की में आते हैं। और जो कर्नाटिक म्यूजिक रहता है, कर्नाटिक म्यूजिक में गीतम, सुलदी, जाति स्वरम, वर्णम, कीर्तनम
कीर्तनम वगैरह, ये जो सांस्कृतिक वर्ड्स हैं ये सारे टाइप है कर्नाटिक म्यूजिक के। ओके, याद रखना इसको। एम ऑडिबल? हेलो, एम ऑडिबल? यस सर। ओके। 84 इंस्क्रिप्शन और डायनेस्टी दिया है, तो यहाँ पर याद रखो बेसनगर जो इंस्क्रिप्शन है ये एमपी में शुंगा डायनेस्टी, ये पोस्ट मौर्य में आते हैं ना, शुंगा कनवा चेदी, तो बेसनगर शुंगा डायनेस्टी का है। रबातक अफगानिस्तान में थे, कुशान डायनेस्टी का है। इंस्क्रिप्शन मतलब पत्थर पर लिखा हुआ है डाटा। नानेघाट सातवान का है। जूनागढ़ शकास का है। जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन ये किससे रिलेटेड है? एक शका किंग था फेमस, रुद्रदमन, उसने वहां पे एक सुदर्शन लेक है उसको रिपेयर करवाया था, तो उससे रिलेटेड है जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन, याद रखना। तो 84 का आंसर आएगा 1 2 3 4, ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट। एटलीस्ट ये 3 और 4 याद रखना है, ये 3 और 4 इंपॉर्टेंट। इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। 85 एक रीजन है उसके बारे में दिया गया है। यहाँ तो देखो, यहाँ पर बहुत सारी चीजें दी है। यहाँ पे सैंडस्टोन मिलता है, उसके स्कल्पचर बनाए गए एंशिएंट मिडिवल में। अशोका के जो पिलर्स हैं उसके लिए जो सैंडस्टोन, उसके लिए जो पत्थर था यहाँ से ही लिया गया था। तो ये जो साइट है चुनार साइट है, चुनार याद रखो, चुनार साइट, चुना से याद रखो, चुनम। ओके, सैंडस्टोन चुना जिसको कहते हैं। वेदा का मेंशन है। वेदा इसमें मंत्र और ये दिए गए ब्राह्मणों के बारे में मेंशन है। आयतेरेय ब्राह्मण किसका पार्ट है बोलते? आयतेरेय ब्राह्मण ये कॉमेंट्री मतलब किताबें लिखी गई है वेदा के ऊपर। हर वेदा पे जो 4 बड़े वेदा है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इनके ऊपर कॉमेंट्री लिखी गई। तो आयतेरेय ब्राह्मण ये ऋग्वेदा के ऊपर है, ऋग्वेदा। इक्ता सिस्टम के बारे में दिया गया है जो दिल्ली सल्तनत में थी। 3 स्टेटमेंट है, फर्स्ट रॉन्ग है। एकता सिस्टम वाज यूज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया एंड देन अडॉप्टेड इन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ऐसा नहीं था, एकता पहले ही जो इस्लामिक वर्ल्ड था अरब में वगैरह यूज होता था, तो बाद में इंडिया में आया दिल्ली सल्तनत 12th सेंचुरी में। मुक्ति वाज एक्सपेक्टेड टू मेंटेन द आर्मी एंड मीट हिज ओन एक्सपेंसेस विद रेवेन्यू कलेक्टेड। मुक्ति मतलब जो एकता का चीफ था उसको आर्मी रखना था, और दूसरी बात, और जो उसको जो गांव दिए थे, विलेजेस थे, उसके रेवेन्यू से उसको खर्चा अपना पूरा करना था। और फिरोज शाह तुगलक के टाइम पे एकता सिस्टम डाइल्यूट हो गई क्योंकि वो हेरिडेटरी बन गई। ओके, तो इसका आंसर आएगा 2 और 3। याद रखना एकता और मनसबदारी दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। मनसबदारी जो सिस्टम है वहां पर जो चीफ रहेंगे उसको मनसबदार कहेंगे, लेकिन अब देखो एकता में कैसा था, अगर मुझको सपोज मुझको आदिलाबाद की एकतादारी मिल गई, मैं आदिलाबाद का मुक्ति हूँ, तो आदिलाबाद से जितना पैसा रिवेन्यू आएगा वो पूरा पैसा मुझको मिलेगा। साथ में वहां पे जो लॉ एंड ऑर्डर है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, जस्टिस वगैरह, ये सारी जिम्मेदारियां भी मुझ पर रहेंगी, मतलब मुझको बहुत ज्यादा पावर रहेंगी। ओके, एकता को, मुक्ति को। लेकिन मनसबदार सिस्टम में ऐसा नहीं था। सपोज मुझको मनसबदारी मिली आदिलाबाद की, तो क्या होगा, मनसबदारी सिस्टम में मुझको आदिलाबाद का रेवेन्यू मिलेगा, पर लेकिन जो लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी है वो स्टेट गवर्नमेंट अलग से ऑफिसर्स अपॉइंट करेगा। आमिल वगैरह ऐसे ऑफिसर्स रहते थे, वो लोग लॉ एंड ऑर्डर देखा करते थे। तो मनसबदारी में चेक एंड बैलेंस था, लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी नहीं थी, याद रखना। और एकता में क्या था, लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी भी थी, ज्यादा पावर थी मुक्ति को। एक चीज यह होगी। दूसरी चीज, एकता हेरिडेटरी बन गया बाद में, और एकता में जो जागीर थे वो परमानेंट थे, आपका ट्रांसफर नहीं होता था। लेकिन जो मनसबदारी थी, मनसबदारी में देखो 2 टाइप के थे। एक तो आपको पैसा दिया जाएगा जिसको तनख्वाह कहते थे, या फिर दूसरी चीज आपको क्या करेंगे, आपको जागीर देंगे।
एक 100 गांव देंगे, 200 विलेज देंगे, आपका जितने सवार हैं वो हिसाब से, लेकिन वो ट्रांसफर होगा 4 साल के बाद, 5 साल के बाद, तो उसको जागीरदारी कहते थे। तो तनख्वाह जागीर और वतन जागीर, वतन जागीर मतलब कुछ विलेज मिलेंगे और तनख्वाह जागीर मतलब तनख्वाह मिलेगा, ऐसा था। और एक टाइप था जिसको हम जमींदार कहते थे। जमींदार क्या थे? ये हेरिडेटरी लैंडलॉर्ड्स थे। अब उनका एरिया जब मुगल टेरिटरी में आ गया तो मुगल्स ने क्या किए, उनका जो लैंड था वो अपने कब्जे में नहीं लिए, बोले ये लैंड आपके पास ही रहेगा और बस आपको क्या करना है, इतना इतना रिवेन्यू हमको देना है और जब वार होगा तब हमको इतना मिलिट्री आपको सप्लाई करना है। तो जो जमींदार थे, तो जमींदार परमानेंट था, उनका उनका ट्रांसफर नहीं होता था। ओके, लेकिन उनको भी मनसबदारी में लिया गया था। तो मनसबदारी में ओवरऑल 3 टाइप के ऐसे लोग थे जिनको तनख्वाह मिलता था, सैलरी। ऐसे लोग थे जिनका जागीर थी लेकिन वो ट्रांसफर होती थी, और ऐसे लोग थे जिनको परमानेंट जागीर थी, जिनको जमींदार कहते थे। ओके, तो ये 3 चीजें थी। अब आओ साउथ इंडिया में। साउथ इंडिया में जैसा विजयनगर था, वहां पे अमरा नायका सिस्टम था। अमरा नायका कहते हैं, नायका सिस्टम। नायका ये सिमिलर है मुक्ति के जैसा। तो मुक्ति मतलब जैसा उसको रेवेन्यू भी मिल रहा है, लॉ एंड ऑर्डर भी इंप्लीमेंट करना है, तो नायका को भी वैसा ही था, रेवेन्यू मिलेगा और लॉ एंड ऑर्डर भी मेंटेन करना है। तो एकता सिस्टम इज सिमिलर टू नायका, याद रखो। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। समझ में आया आपको मैंने जो चीजें आपको बताई? हेलो, ठीक है। हाँ, ओके ओके, सुन रहे हो ना सब? थोड़ा सा रुक बोलो। ओके, ठीक है ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। 88, एक पपेट्री के बारे में बोला है, उसका डिस्क्रिप्शन दिया है और पूछा है कौन सी पपेट्री है। तो इसमें मैं आपको एक यहाँ पे पेज जोड़ा हूँ, ये पपेट्री के टाइप है और उसका रीजन है। ओके, तो इसको थोड़ा सा 2-3 बार पढ़ लो, ये समझ में आएगा आपके। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया है वो ये थोलू बोमलाटा, आंध्रा की। ओके, थोड़ा सा इसको 2-3 बार पढ़ लेना। ओके, रावण छैया, छैया नाम में छैया है, छैया मतलब छाव, शैडो। तो ये टाइप है शैडो पपेट्री का। ऐसे कुछ निमोनिक है, जैसा गोम्बई अट्टा, जी के जनरल नॉलेज याद रखो, जी फॉर गोम्बई अट्टा, के फॉर कर्नाटक। ओके, इसका आंसर है तोगालू गोम्बई अट्टा, ये जो डिस्क्रिप्शन जिसका पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बाहमनी किंगडम के ऊपर है। ओके, और सल्तनत और फाउंडर पूछा है। अहमद नगर मलिक अहमद शाह, बीजापुर का यूसुफ आदिल शाह था, और गोलकोंडा का इब्राहिम कोली कुतुब शाह। इब्राहिम नहीं था, कोली कुतुब शाही नाम था सिर्फ। ओके, तो इसका आंसर आएगा 1 ओनली। आगे बढ़ते हैं। 90, कुशानास के बारे में है, 3 स्टेटमेंट दिए हैं, 1 और 3 करेक्ट है, 2 रॉन्ग है। कुशाना में हाई डिग्री ऑफ सेंट्रलाइजेशन नहीं था, डिसेंट्रलाइजेशन हुआ था यहाँ पर भी। ओके, 1 एंड 3 करेक्ट है। 91, ड्रग कंट्रोलर जनरल, ये बहुत बड़ा ऑफिसर रहता है जो नए ड्रग्स को वगैरह जो लाइसेंस मिलते हैं जैसे वैक्सीन को वगैरह, ये यही देता है, ड्रग कंट्रोलर जनरल। ओके, तो इसके बारे में जाइकोडी नाम की एक नई वैक्सीन आई है, ये न्यूक्लियर डीएनए वैक्सीन है। ओके, डीएनए यूज करते हैं इसमें वायरस का, उससे वैक्सीन बनाते हैं। ओके, तो इसको विदाउट निडल भी दे सकते हैं, जो इंजेक्शन है उसका निडल जो रहता है विदाउट निडल, इसको मतलब क्या करते हैं, स्क्रीन के ऊपर अप्लाई करते हैं और स्क्रीन उसको, अपनी जो स्किन है उसको एब्सॉर्ब कर लेती है। ओके, इंजेक्शन की जरूरत नहीं रहती। और इससे क्या होगा, जो लोग डरते हैं इंजेक्शन को, निडल को, तो वो लोगों को भी हम दे सकते हैं, इससे वैक्सीन हेजिस्टेंसी कम हो जाएंगी। और ये जो है 18 ईयर से कम के लिए बोला है, वो ऐसा नहीं है, ये 12 ईयर और उससे ऊपर वाले लोगों के लिए। तो इसका आंसर है 1 ओनली। 92, क्लाइमेट चेंज के रिपोर्ट है, क्लाइमेट चेंज 2021 फिजिकल साइंस बेसिस, ये आईपीसीसी का, याद रखना आईपीसीसी ने रिपोर्ट को पब्लिश किया।
93 दो स्टेटमेंट हैं नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल, ऑयल पाम के ऊपर, दोनों भी करेक्ट है, इसको पढ़ लो एक बार। ऑयल सप्लाई हमारे पास कम है, कंजम्पशन ज्यादा है, प्रोडक्शन कम है, तो इसलिए हमको बहुत इंपोर्ट करना पड़ता है। तो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने के लिए ये मिशन लॉन्च किया गया, नेशनल मिशन फॉर एडिबल ऑयल्स और ऑयल पाम। ओके, आगे बढ़ते हैं। 94 एक टेम्पल के बारे में मेंशन है। ओके, पूरा बड़ा डिस्क्रिप्शन है। ये सन टेम्पल है, भीमा, राजा भीमा, ये गुजरात में था। ओके, चालुक्य डायनेस्टी का एक किंग था, चालुक्य सोलंकी कहते हैं इनको। ओके, और ये जो टेम्पल है वो मोढेरा टेम्पल है, मोढेरा टेम्पल, याद रखो। 95 क्वेश्चन नंबर, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनका फाउंडेशन ईयर दिया है और पूछा है प्री इंडिपेंडेंस में कौन से बने। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया 1861, इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चरल रिलेशंस, ये मौलाना अबुल कलाम आजाद बनाते हैं 1950 में। नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया ये 91 में, साहित्य अकेडमी 1954 में होती है। तो इसका आंसर आएगा 1 और 3, याद रखना। फेस्टिवल और स्टेट्स के बारे में है। ओके, ये तीनों भी सही है, एक बार पढ़ लो, ऑल द 3 आर करेक्ट। $97 which of the following can be attributed to the reason for decline of Mauryan? मौर्यन का डिक्लाइन किस वजह से हुआ? ओके, जब ऐसे 4-5 अगर स्टेटमेंट है ना, तो देखना कि कौन सा स्टेटमेंट इलिमिनेट हो सकता है। इलिमिनेट हुआ तो उससे फिर ऑप्शंस कट कर दो, इससे सॉल्व करना आसान होगा। देखो, डिक्लाइन ऑफ मौर्य बोला है, राइज ऑफ महाजनपदा, ये मौर्य से पहले होता है या बाद में होता है? महाजनपदा कब आते हैं, कोई बताओ? पहले आते हैं ना, तो एक इलिमिनेट होगा, एक को निकाल दो, बचेगा बी और डी। अब देखो 2, 3, 4 इसमें भी है और 2, 4, 5, तो अब 3 पे चेक करो, फाइनेंशियल क्राइसिस ड्यू टू इनॉर्मस एक्सपेंडिचर आर्मी, ये सही बात है। और इन्वेजन ऑफ अलेक्जेंडर, ये चेक करो, ये मौर्य से पहले हुआ कि मौर्य के बाद में हुआ? अलेक्जेंडर का इन्वेजन कब होता है? पहले हुआ। पहले हुआ। अलेक्जेंडर के आने के बाद ही तो मौर्य का राइज होता है उसके बाद। ओके, याद रखना, हाँ याद रखो, ठीक है। नेक्स्ट, अब एक 98 हिस्ट्री ऑफ रॉक कट आर्किटेक्चर के बारे में है, 2 स्टेटमेंट है। ये बार्बर केव्स, ये फर्स्ट रॉक कट केव्स इंडिया के जो बनाए गए थे खास। ओके, तो ये चैत्यास थे, चैत्य आर्क इन द स्टोन, ये सही है। ये आजीविका सेट के लिए बनाए थे अशोका ने, बिहार में है, और सिंगल मोनोलिथिक ग्रेनाइट रॉक उससे बना है, ये सही है। 99 वर्ल्ड हेरिटेज साइट और स्टेट, ऐरावतेश्वर टेम्पल तमिलनाडु, विक्टोरियन गॉथिक इंजेबल ये मुंबई में है, जंतर मंतर ये जयपुर का है। देखो, जंतर मंतर दिल्ली में भी है, पर यहाँ पे पूछा है वर्ल्ड हेरिटेज जिसको स्टेटस मिला है, तो वर्ल्ड हेरिटेज जो जंतर मंतर को है वो जयपुर का है, और विरूपाक्ष कर्नाटक का। जंतर मंतर किसने बनाए, कोई बताएगा? एनीबॉडी, एनी गेस? सर कुछ सिंह है सर, रतन सिंह। नहीं, अच्छा ये बताओ, जयपुर का फाउंडर कौन है, जयपुर सिटी? सवाई जयसिंह, मिर्जा राजा सवाई जयसिंह, उसने ही बनाए थे जंतर मंतर भी और जयपुर सिटी भी। 5 जगह बनाया था उसने, जयपुर, अजमेर, दिल्ली, मथुरा और शायद उज्जैन, ऐसे कुछ 5 जगह। लास्ट क्वेश्चन है वाकाटका के ऊपर। ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग है, 2 और 3 करेक्ट है। वाकाटका कंटेम्पररी थे गुप्ता के,
ओके। और ये बंगाल में नहीं था, ये लोग थे महाराष्ट्र, साउथ में थे, महाराष्ट्र आंध्रा रीजन में। और अजंता केव्स वगैरह इनके पीरियड में बनाए गए। और इनका मैट्रिमोनियल अलायंस था गुप्ता से। गुप्ता जो किंग था चंद्रगुप्ता टू, इसने अपनी बेटी की शादी, उसके बेटी का नाम था प्रभावती, उसकी शादी इसने वाकाटका किंग से कराई थी, जिसका नाम था रुद्रसेना टू। ओके। और इसका जो फाउंडर था विंध्य शक्ति था, वाकाटक का फाउंडर। ओके। इस तरीके से हमारे 100 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। किसी का कोई डाउट? एनीबडी, एनी डाउट? ओके। कोई चीज और किसी को पूछना है तो वो भी आप पूछ सकते हो।